तो गैस मैंने स्वयं के सीज़न 4 को सारे को कंबाइन कर दिया इस वीडियो में। तो इसे एंजॉय करना वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब भी छोड़ देना, तो भी एंजॉय करो। तो एपिसोड के शुरू में हम लोग डेमियन को देखते हैं जो एक बैग लेकर जा रहा होता है जिसके अंदर केक है, और वो कहता है कि आज मैं फाइनली उसे उसका जो एहसान था रीपे कर दूंगा। और इस बैग में दुनिया का सबसे बड़ा रॉयल्टी का केक है, यानी सबसे महंगा केक लेकर जा रहा है वो। और वो कहता है कि आज से मैं उसे इग्नोर कर पाऊंगा जब मैं उसे केक दे दूंगा। तभी वो आनिया को देखता है और कहता है कि वो रही वो लड़की। तो वो आनिया को देने के लिए आया है कि अभी वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, लेकिन वो हौसला करता है और आगे बढ़ने वाला होता है। लेकिन पीछे से डेमियन के चेले आ जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर आज आप हमें अकेले डोम में छोड़कर क्यों आ गए यहाँ पर। और दूसरी तरफ से बैक्की भी आ जाती है आनिया की दोस्त, और उसे गुड मॉर्निंग कहती है। सारा प्लान बर्बाद कर दिया है डेमियन का इन लोग। तभी डेमियन के जो चेले होते हैं वो डेमियन से कहते हैं कि आपने उस बैग में क्या पकड़ा हुआ है, क्या वो हमारे लिए कुछ है। तो वो कहता है कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। तभी वो कहते हैं कि आपने कुछ तो पकड़ा हुआ है, क्या चीज़ है उसमें। तो वो सोचता है कि इसके अंदर केक है। दिमाग में सोच रहा होता है मैं आनिया को देने के लिए लाया था। तो आनिया तो दिमाग पढ़ सकती है, उसने इसका दिमाग पढ़ लिया और फिर से पीछे से कहती है कि क्या तुम ये मेरे लिए लाए हो। तो डेमियन शर्माता है और कहता है कि नहीं, तुम्हारे जैसी की लड़की के लिए मैं कुछ लाऊंगा, ये बस मेरे लिए ही है। और वो ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाता है और इसे भिखारी भी कहता है। और डेमियन का जो एक चेला होता है आन्या को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लालची हो आईना। तब इसके बाद ये सभी लोग क्लास में बैठे होते हैं और डेमियन सोच रहा होता है कि मैं ऐसे लड़के को कैसे केक दूँ। हर जगह इतने ज़्यादा लोग हैं, अगर मैं इसके लॉकर में जाकर रख दूँ, लेकिन अगर मुझे किसी ने देख लिया लड़कियों के लॉकर के पास, तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आनिया तो इसकी बातें सुन रही होती है दिमाग में। तो वो कहती है कि तो ये लड़का इतना डिटरमाइंड है मुझे केक देने के लिए, आखिर क्या है स्पेशल इस केक में, क्या दुनिया का सबसे मज़ेदार केक होने वाला है। तो अभी वो बेकी के कान में कुछ खुसफुस आती है और बेकी कहती है कि आन्या तुम सच में ऐसा चाहती हो कि मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दिलवाऊँ डेमियन के साथ अकेले में। तो वो कहती है कि यार ओ माय गॉश आन्या, तुम कितनी ज़्यादा बेसिक, कुछ और ही समझी जा रही है बहन। तभी बेकी उसे बताती है कि क्यों ना हम उससे कोर्टयार्ड में मिलें। तो आन्या और वो एक लेटर लिखते हैं और फिर डेमियन को सीट से भेज देते हैं और लेटर, और उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो आन्या की हैंड राइटिंग है ना, कितनी गंदी है यार मुझसे भी। तो फिर उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेकी कहती है कि इसे ठीक तरीके से लिखो। तो आनिया कहती है कि तू मेरे लिए लिख। तो बेकी कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा लव लेटर है, तो इसे तुम्हें लिख लेना चाहिए अपने दिल के साथ। तो आनिया बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा साफ करके लिख ही लेती है। और वो लोग फिर पढ़ते हैं डेमियन और उसके चेले, और वो फिर उसके जो चेले होते हैं वो कहते हैं कि डेमियन ये क्यों कह रही है, क्या मुझे लगता है ये आपको बाहर बुलाकर मर्डर करना चाहती है, आपको फंसाना चाहे। तो वो डेमियन सोचता है कि यही मेरा चांस उसे केक देने का। तो वो मान जाता है। तो अभी इसके बाद डेमियन तो जा रहा होता है, तो लेकिन उसके चेले कहते हैं कि डेमियन साहब मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। तो डेमियन कहता है मुझे अकेले जाने दो, तुम तो मेरे पीछे आओ। डेमियन तो कोर्टयार्ड में चला जाता है, लेकिन उसके जो चेले होते हैं फिर भी उसका पीछा करते हैं, कहते हैं कि हम डेमियन साहब की हिफाजत करेंगे। तो भी पीछे से आना जो होती है बेकी से कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। तो बेकी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे प्यार में दखल नहीं दूंगी, और दिल में सोचती है कि मैं तुमसे दूर से तो देख ही सकती हूँ। तो आनिया उसे फिर से कहती है कि तुम नहीं आओगी। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है नहीं होंगी। तो इसके बाद फिर आनिया और डेमियन इकट्ठे होते हैं कोर्टयार्ड में, लेकिन हमारे जो दूसरे होते हैं बच्चे उन्हें छुप कर देख रहे होते हैं। तो डेमियन इन्हें देख लेता है और कहता है कि तुम इस बेकी को अपने साथ क्यों लेकर आए। तो वो आनिया भी कहती है कि तुम भी तो अपने चेलों के साथ लेकर आए हो। तो तभी वो पीछे से वो लोग देख रहे होते हैं और बेकी कहती है कि कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं ये लोग। और अब डेमियन का चेला कहता है कि ये ज़रूर ये दोनों के दरमियान एक ट्रोल हो रहा है, इन्हें लड़ाई की फली। तो डेमियन कहता है ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर हम अकेले हों। तो वहाँ वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पीछे से उनके चेले भी सारे उनके पीछे ही भागते हैं। मैं नहीं अकेले छोड़ने वाले हैं, आ जाने या केक नहीं खा पाएगी। तो अभी तो वो लोग दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन ये लोग पीछे से उनका पीछा ही नहीं छोड़ते, भैंस की आँख देखी जा रहे हैं उन्हें। तो डेमियन थक जाता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा कोई पीछा नहीं करने वाला, मैं तुम्हारा केक यहीं पर रख के चला जाऊँ। तभी आनिया पीछे से उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, और दिल में सोचती है कि मैं केक पे खाए बगैर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो डेमियन तो भाई शर्म से फट ही जाता है। फिर डेमियन पीछे देखता है और इसे कहता है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं लड़ना नहीं चाहती, मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तो वो सोचता है कि मैं तुम्हारा दोस्त क्यों बनाऊंगा तुम्हारी जैसी लड़की का। तभी वो दूसरी तरफ देखता है तो सिर्फ उस पीछा करने वाले नहीं दिखते कि वो छुप चुके हैं। तो ये कहता है कि यही मेरा चांस है, अब मैं इसे केक दे सकता हूँ। तो इसे केक देने वाला होता है और कहता है कि
नहीं, इसे गलत मत समझना कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं बस अपना कर्ज़ चुका रहा हूँ उस हैंडकरचीफ के लिए जो तुमने उस दिन मुझे दिया था। तभी पीछे से हमारे जो हेड मास्टर होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बैच तो पहले ही बज चुकी हैं और उनकी नज़र दूसरों पर भी पड़ती है और उन्हें भी कहते हैं तुम लोग भी। तभी वो केक उनसे ले लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या चीज़ है? तो डेमिन कहता है कि वो बस वैसा ही मैं कुछ उसका काम करना चाहता था और कहता है कि बोल जाइए। तो इसके बाद वो हेड मास्टर जाने लग जाता है और उसके हाथ में केक भी है, केक भी साथ में लेके जा रहा है और वो कहता है कि तुम दोनों को पनिशमेंट के लिए मैं तुम दोनों को अपने ऑफिस में बुलाऊंगा क्लास के बाद, तो अभी फ़िलहाल अपनी क्लास में जाओ। तो इसके बाद ये दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में ही होते हैं और कहते हैं कि हम अपना अपोलोजाई लेटर लिखना ख़त्म कर चुके हैं। अनिया भी कहती है कि मैंने भी कर दिया है। तो प्रिंसिपल के पास आता है कहता है कि क्यों ना हम अब एक टी पार्टी करें। तो डेमिन कहता है कि ठीक है और फिर वही जो केक होता है प्रिंसिपल वही केक इनके पास लाता है और कहता है कि हमारे पास तो केक भी है, टी केक। तो फिर इसके बाद ये सभी लोग तीनों मिलकर टी और वो केक खाने लग जाते हैं। तभी वो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ये केक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस और महंगे हैं। तो डेमिन कहता है कि मैंने अपने घर के स्टाफ को कह दिया था ये लाने के लिए। फिर हम इसका बाद देखते हैं फ्लैशबैक जहाँ पर इसकी कोई घर की जो मेड होती है इसे कॉल करके बताती है कि मैंने वहाँ पर केक भिजवाए हैं जो तुम्हारी मोम ने तुम्हारे लिए बनाए थे। वो चाहती है कि तुम और अन्या बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाओ एक दूसरे। तो ये कहते हैं कि मोम ने भेजे थे। तो अन्या भी इसकी बात सुन ही रही होती है अपनी टेलीपैथी से। तो ये केक खुद नहीं लाया था बल्कि इसकी मोम ने भेजे थे। तो अभी एक केक खाते हैं और अन्या कहती है तो अब तुमने मुझे मेरा केक दे दिया है तो क्यों ना अब हम दोस्त बन जाएं। तो डेमियन कहता है कि तुमने सबसे पहले मुझे बुलाया क्यों था बाहर। तो डेमियन फिर पिछला अपना वही याद करता है जब अन्या ने इसे बाहर बुलाया था और इसे कह रही थी मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है। तो ये सोचकर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाते हैं और अन्या भी इसके देख कर डर जाती और कहती है कि तुमने जो मुझे डरा ही दिया। और प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि साइलेंस सब तुम दोनों। तो इसके बाद हम योर के भाई यानी यूरी को देखते हैं, यूरी ब्रायर जो कि बहुत ही थका हुआ कहीं जा रहा होता है। इसे बस आकर टकरा जाती है, भैंस की आंखें ज़िंदा कैसे हुआ। तो फिर अभी ये अपने ऑफिस में होता है जहाँ पर इसके सीनियर जो होते हैं वो इसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ट्रक से हिट कर बचना बंद कर दो। तो ये कहता है कि मेरा ध्यान नहीं रहा। तो वो फिर कहते हैं कि तुम अपनी बहन से क्यों नहीं मदद मांग लेते। तो ये कहता है कि मैंने अपनी बहन को कुछ दिनों से देखा नहीं है, वैसे मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने कब उसे पिछली बार देखा था। तो वो कहता है कि कहीं तुम्हारी बहन को कोई डिसीज नहीं होगी जानलेवा। तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस कंट्री को प्रोटेक्ट कर भी पाऊंगा या नहीं। कहता है कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी लीड का लीड बनने के लिए, लेकिन वो जो ट्वाइलाइट है हरामी वो फिर से मुझे हरा ही देता है और इस बार तो उसने मुझे पीट ही दिया, मैं उसने फ्रेंड से पकड़ ही लिया था। तो फिर ये कहता है कि उस दिन तुम्हें तो चीफ ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि तुम वो पहले इंसान थे जो ट्वाइलाइट को हिट कर पाए थे। भैंस की कितना ज़्यादा ताकतवर है हमारा फोर्जर। फील्डर को तो वाइस वालों ने पकड़ लिया, वाइस वाले वही हैं जिनके साथ फोर्जर हमारा काम करता है। लेकिन ये कहते हैं कि हमने मोल को तो पकड़ ही लिया चाहे हमने ट्वाइलाइट को खो दी। तो ऐसे बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है कि बॉस हम एक आदमी के सस्पेक्ट का इंटरव्यू लेने वाले हैं और उसके बाजू पर एक चोट का निशान भी यानी गोली जहाँ पर लगी थी उसका निशान भी। तो इसके बाद हम एक मोटू को वो इस मोटू को ट्वाइलाइट कह रहे हैं, भैंस क्या किस तरह से ट्वाइलाइट लग रहा है। तो खैर अभी फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है बॉबी बेकर एक क्रिमिनल है किसी चिकन सर्कल का, भैंस की है। तो फिर अपना यूरी इसका जो है इंटरव्यू लेने लग जाता है। तो अब यूरी से पूछता है कि तुम्हारे कितने साथी हैं और वो कहाँ पर हैं और तुम कौन सा क्राइम करते हो। वैसे उनके उससे सवाल पूछने लग जाता है लेकिन वो मोटू तो कुछ बताता ही नहीं। तो यूरी उसे कहता है कि तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर चुप बैठ सकते हो, मैंने कितने लोगों को यहाँ से चीज़ें उगलवाई हैं, कितने लोगों से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रूव करूँगा। तो इसके बाद हम यूरी और उसके जो जूनियर होते हैं उसे कहते हैं कितनी ज़्यादा क्यूट है। तो फिर ये दोनों उसी जगह पर जाने वाले होते हैं जहाँ पर उस मोटू ने इन्हें बताया था कुछ जाने का। तो खैर फिर अब ये दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और वो लड़की से कहती है कि यूरी तुम कितने ज़्यादा हर वक्त मूड में ही रहते हो उससे वाले। तो यूरी कहता है कि यूरी कौन, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ ना। तो वो कहती है कि हम लोग पब्लिक में हैं, हमें सिटीजन्स की तरह हरकतें करनी है पब्लिक में। और वो कहती है कि मैं कॉलेज में तुम्हारी क्लासमेट थी ऐसा कुछ। और कहती है कि तुम तब से अभी तक नहीं बदले हो जब तुम 14 साल के थे कॉलेज में। तो यूरी इसे चुप करने का कहता है। तब ये गाड़ी में जा रहे होते हैं और यूरी कहता है कि मुझे किसी जाने पहचाने इंसान की स्मेल आ रही है। तो लड़की अचानक की गाड़ी रोक देती है और हम देखते हैं और फोर्जर को वो जो वहाँ से गुजर रही होती है। तो लड़की कहती है वो तो तुम्हारी बहन है, तुम इतनी दूर से भी अपनी बहन की स्मेल पहचान सकते हो वाओ। तो अभी यूरी कहता है कि अगर तुम्हें वही बहन दिख गई थी तो तुम्हें मुझे यहाँ आने से पहले बता देना चाहिए था। तो लड़की कहती है कि
तुम क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या तुमने अपनी बहन को बताया नहीं कि तुम इस एसएसआई वाली पुलिस में हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। तो लड़की कहती है कि शायद मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मुझे कोई कमी महसूस हो रही है। अगर मैं तुम्हारी बहन होती तो यूरी कहता है कि तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो। तुम्हें हिम्मत भी कैसे हुई इसे सजेस्ट करने की? भाई कैसा भाई है ये? तो अभी ये दोनों उसी बिल्डिंग के पास पहुंच चुके हैं जहाँ पर क्रिमिनल्स हैं और यूरी कहता है तो ये वो जगह है जिसके बारे में बता रहा था। तो यूरी अकेला ही अंदर भाग जाता है उन्हें कूटने के लिए। तो पीछे से वो लड़की कहती है कि तू पागल हो, अकेले क्यों जा? तो अभी अकेला ही अंदर जाके सबको कूटने लग जाता है। भैंस के यहाँ किसी के मुक्का मारा, किसी के खून, और फिर ट्वाइलाइट को ही याद करता है उसने इसे कैसे पीटा था और ये कहता है कि मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ। और ये फिर और ज़्यादा पीटता है और वो फिर क्लोई भी आ जाती है। उस लड़के का नाम क्लोई है, वो भी इन्हें सबको पीटती है इसके सारे नेक इतनी कूल लड़की। तो भी बैठने के बाद यूरी कहता है कि बस इतना ही था। तभी वो लड़की यूरी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर मैं अंदर नहीं आती तो वो तुम्हें पीछे से मार देते स्टैप करके। और वो कहती है कि यूरी लोग मारते हैं, तुम भी मर सकती हो, तुम भी एक लोग इंसान ही हो। कितनी ज़्यादा केयरिंग है ये। तो ये यूरी का कॉलर पकड़ ले। वो यूरी को कहती है कि ज़रा सोचो, अगर तुमको कुछ हो जाता तो तुम्हारी बहन पर क्या गुजरती हो, कितनी ज़्यादा सैड हो जाती। तो फिर ऐसे इससे बातें करती है और फिर यूरी कहता है कि आई एम सॉरी। तो ये भी कहती है कि आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही कहने लग गई। तो खैर अभी इसके बाद वो लड़की कहती है कि अपनी बहन को दिखाओ कि तुम कितने ज़्यादा बड़े अच्छे मर्द बन चुके हो। अगर तुम ताकतवर भी बनना चाहते हो। तो फिर यूरी अपना पास्ट याद करता है जब इसकी बड़ी बहन यानी और इसका ख्याल रखते थे, कितना ज़्यादा छोटे छोटे हैं ये लोग। खैर अभी इसके बाद ये कहता है कि मैं बस स्पीड में लैग कर रहा हूँ, अब मुझे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो लड़की कहती है कि हाँ सर हो गए, तुम्हें करनी तो पड़ेगी। तो इसके बाद हम फिर इसे ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं यूरी को। फिर ट्रेनिंग करते हुए सोच रहा होता है कि मैं आज योर को प्रोटेक्ट करके लूँगा, मैं जैसा स्ट्रॉन्ग बनूंगा योर के लिए। तभी यहाँ पर योर ही आ जाती है। तो वो कहती है कि सॉरी अचानक आने के लिए, और योर इसके लिए खाना लेकर आई है घर से बना हुआ। वो कहती है कि पिछली बार मैंने तुम्हें इधर से निकाल दिया था ना, तो अब इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लेके आई हूँ। तो वो खुश हो जाता है। फिर इसके बाद ये बैठ कर खाना खाना शुरू कर देता है। फिर कहता है कि ये वाली फिश बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो वो योर कहती है कि ये तो लॉयड ने बनाई थी तुम्हारे लिए। तो थूक देता है सारी फिश ही। इतना ज़्यादा नफरत करता है लॉयड को जैसे मैंने इसकी। ये और कहती है कि तुम्हें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि सॉरी अचानक ही मेरे से ऐसा। और वो दिल में ही लॉयड को गालियाँ दे रहा होता है, सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे कैसे रेस्ट करवाऊँ यार। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो योर से कहता है कि तुम उससे नफरत करती हो ना लॉयड से। उस दिन तुम कह रही थी कि तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हें खुश नहीं रखता ऐसा कुछ। तो वो कहती है कि वो तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो वो कहता है कि तो तुम मुझसे प्यार करती हो। तो ये बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और कुछ कहती नहीं है। तो वो कहता है कि इसका मतलब तुम मुझसे नफरत। तो हम एपिसोड के शुरू में योर को देखते हैं जो बॉन्ड को और आन्या को कहीं घुमाने लेकर जाती है। तो वो आन्या से पूछती है कि हम कहाँ जाना चाहिए आज ही। तो आन्या कहती है कि हम वो जो पार्क है खेलने वाला वहाँ पर चलते हैं। तो इसके बाद फिर ये आन्या को एक पार्क पर लेकर आ जाती है और फॉर्जर, और वहाँ पर आन्या स्लाइड से झूल कर अपने कपड़े भी फाड़ लेती है, नए कपड़े होते हैं वो। तो इसके बाद फिर वो कुछ बच्चों को बातें सुनती है अपने दिमाग की वजह से। वो कह रहे होते हैं कि वो देखो वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर कितनी देर से बैठा हुआ है, कहीं वो कोई स्पाई तो नहीं है। तो स्पाई का नाम तो सुनकर आन्या के दिमाग में चुल उठ जाती है। फिर वो उस आदमी के दिमाग की बातें सुनती है जो कि कह रहा होता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं खो चुका हूँ। तो आन्या डिसअपॉइंट हो जाती है और वो जो लड़के होते हैं वो बूढ़े आदमी को कहते हैं कि तुम स्पाई हो ना यहाँ पर। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, लेकिन वो बच्चे उस बूढ़े आदमी को वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं कि हमने आज अच्छा काम है। तो फिर वो और आन्या से पूछते हैं कि आन्या क्या हुआ। तो इसके बाद फिर आन्या फिर से झूलों पर झूलने लग जाती है। तो अभी आन्या जिस झूले के ऊपर होती है वो बूढ़ा आदमी भी उसी झूले पर आ जाता है और कहता है कि मैं घर आ गया, लेकिन ये सेकंड फ्लोर पर ट्रैक किसने लगाया बराबर। तो आन्या कहती है कि मेरा नाम बराबर नहीं। तो आदमी कहता है कि तुम कौन हो मेरे घर में। तो इसके बाद फिर हम योर को देखते हैं जो इस आदमी से कह रही होती है कि तो आप घूम चुके हैं। तो आन्या कहती है कि बड़े लोग भी घूम सकते हैं। तो योर उस बड़े आदमी से उसका एड्रेस पूछती है। तो वो आदमी कहता है कि मैं आज ही मूव हुआ हूँ इस जगह पर। तो अभी वो आदमी तो अपनी सारी उम्मीदें ही खो देता है, अपनी गुजरी हुई वाइफ को याद करने लग जाता है। लेकिन योर कहती है कि हम आपको अपने आपके घर पर पहुंचा देंगे, क्या आपको कोई क्लू है कि आप कहाँ से आए थे। तो आन्या कहती है मैं इसका दिमाग पढ़ सकती हूँ। तो वो बूढ़े आदमी का दिमाग पढ़ती है और वो घर के बारे में सोच रहा होता है कि मेरा घर ऐसा है, मेरा घर फार्म है, और उसे एड्रेस का नहीं पता चलता आदमी को। तो तभी उस बूढ़े आदमी के पास एक चिट्ठी आती है और वो याद करता है कि मैं तो शॉपिंग मॉल में जा रहा था शॉपिंग करने के लिए। तो और फॉर्जर कहती है कि शॉपिंग मॉल तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले रोड पर है, तो क्या हम वहाँ पर चलें, शायद आपको उस रोड पर कुछ याद आ जाए अपने घर पर।
तो अन्य से कहती है कि अन्य आज हमें प्लेग्राउंड छोड़ना पड़ेगा। तो अन्य तो डिसअपॉइंट ही हो जाती। तो इसके बाद वो आदमी कुछ कहता है अन्य को देने का, लेकिन योर को समझ नहीं आ रहा होता। तो अन्य योर को बताती है कि आदमी कह रहा है कि ये हमें पैसे देगा इसके बदले में। तो योर कहती है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, कोई बात, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो इसके बाद अन्य और योर उस आदमी को लेकर उसे रोड पर आ जाते हैं और अन्य कह रही होती है कि हम लोग तो बिलियनर बनने वाले हैं। तो अन्य कहती है कि हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो आदमी कहता है कि रोड सालों साल कितना ज़्यादा बदल चुका। तो योर उस आदमी से पूछती है कि आप पहले यहाँ रहते थे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर करीबी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंग वगैरह हुई थी, यहाँ पर बॉम्ब वगैरह गिरे थे और ये जगह अनाथ लोगों से भर गई थी। और वैसे ही कुछ बोली जा रहा होता है और को तो समझ ही नहीं आ रहा होता। और वो कहता है कि यहाँ पर डॉग की कूप पड़ी है, इसके ऊपर मत चढ़ जाना। लेकिन योर को समझ नहीं आता। अन्य उसे योर को कहती है कि वो चाहता है बाथरूम में जाना। तो योर कहती है कि यहाँ पर वॉशरूम में इन्हें जाना है अभी। तो वो कहती है कि शायद उस स्टोर के वॉशरूम में जा सकते हैं। और वो आदमी एक जो फाउंटेन होता है उसे अपना शावर समझ रहा होता है घर का, कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो इसके बाद वो आदमी इन्हें गुड्डों के इलाके में लेकर चला जाता है जो इन्हें गोलियां मारने लग जाते हैं। तो योर से इन दोनों को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। और कभी आदमी फ्लावर वाली शॉप में जाता है, कहीं कभी कहीं जाता है। तो फिर ये आदमी इनसे माफ़ी मांगने लग जाता है, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा घुमा रहा हूँ। तो यान्या कहती है कि मुझे तो मज़ा आ रहा है। तो आदमी यान्या के सर पर हाथ रखता है और कहता है शुक्रिया एक बूढ़े आदमी के फीलिंग का मजाक ना उड़ाने के लिए। इसके बाद वो इनसे पूछता है कि तुम लोग वेफल्स खाओगे। तो अन्य कहती है कि हाँ। और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पे कर दूँ। तो वो आदमी अन्य को वापस वेफल्स लेकर देखता है और वो खाती है। तो और उन्हें देखती है और कहती है कि ना ही मेरे पेरेंट्स थे ना ही लॉयड के पेरेंट्स हैं। तो अन्य को कभी ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार नहीं, तो ऐसे ही सोच रही होती है। लेकिन वहाँ पर एक चिट्ठी छोटी सी गिरती है जिसके ऊपर 10 लिखा होता। तो और कहती है कि ये क्या चीज़ है। तभी अन्य उस टिकट को उठाती है और कहती है कि ये कूपन है कैंडी शॉप का, इसे तुम कैंडी शॉप में लेकर जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी कैंडीज मिलेंगी। और वो आदमी कहता है कि हाँ मैंने ये कूपन कैंडी वाली शॉप से ही खरीदा। तो और फोर्जर कहती है कि तो आप अगर हमारे घर के करीब ही होगा फिर तो ऐसे चीज। अन्य कहती है कि मैं पहले कैंडी लेना चाहती हूँ। और कहती है कि नहीं तुम अभी कैंडीज नहीं ले सकती, तुम्हारा दांत खराब हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर बॉन्ड इन्हें एक जगह पर लेकर जाता है भगाकर और ये एक बिल्डिंग होती है। वो आदमी कहता है कि मैं फाइनली अपने घर पर आ गया, मैंने इसे पहचान लिया। लेकिन ये और कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, ये तो हमारी वाली बिल्डिंग है। तो इसके बाद उस बिल्डिंग से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है जो इसी बूढ़े आदमी की बीवी होती है। तो ये दोनों गले लग जाते हैं और फिर पीछे से लौट दिया जाता है कोई सामान उठाते हुए। वो बताता है कि ये औरत और ये आदमी यहाँ पर अभी मूव हुए हैं, तो मैं इनकी मदद कर रहा हूँ सामान उठाने में। ये और कहती है कि आप लोग हमारे नेबर्स हैं। तो आदमी कहता है कि हाँ शायद। फिर वो दोनों जो बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी होते हैं, बूढ़ा आदमी जो होता है वो बूढ़ी औरत को फ्लावर्स देता है पोरोजाई के लिए, कहता है मैं माफ़ी मांगता हूँ। और ये और कहती है कि ये फ्लावर्स इसने कब खरीदे, तो हमारे साथ ही था। तो फिर वो दोनों बूढ़े आदमी या बूढ़े लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं प्यार मोहब्बतों की। तो पीछे से आने कह रही होती है किस करो। और ये और कहती है कि छोड़ो अभी हम अपने ऊपर चलते हैं। तो इसके बाद आन्या अपने स्कूल जाने वाली होती है और योर अपने काम पर। तब ये बूढ़े आदमी से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, आप सुबह को कैसे हैं। तो ये आपस में बातें करने लग जाते हैं। बूढ़ा आदमी आन्या से कहता है कि तुम ईडन कॉलेज से हो। तो आन्या बताती है कि हाँ मैं वही की स्टूडेंट हूँ। तो इसके बाद योर बताती है कि हम लोग आज एक इवेंट कर रहे हैं इसीलिए मैं जल्दी से जा रही हूँ, ये चैरिटी इवेंट है। तो इसके बाद हम इवेंट पर ही आते हैं जहाँ पर जो योर के साथ काम करने वाले होते हैं वो कुछ बॉक्स उठाकर ही थक चुके हैं। लेकिन हमारी जो योर है इतने ज़्यादा चीज़ें उठा रही है और वो औरत कहती है कि तुम थकती नहीं हो। तो योर के साथ जो लड़कियां होती हैं वो एक लेडी पैट्रियोट सोसाइटी को गालियाँ देने लग जाती हैं जिसकी वजह से इवेंट हो रहा है। तभी योर कहती है कि ये नाम तो मैंने कहीं सुना हुआ है। तो फिर वो डेमियन की मोम को याद कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ। तो वो लड़कियाँ कहती हैं कि वो तो एक चेयरमैन की बीवी, क्या तुम उसे जानती हो। तो योर कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ। तो वो लड़कियाँ कहती है कि तुम झूठ बोल रही है। तो योर कहती है कि नहीं मैं नहीं बोल रही। तो औरत कहती है कि ऐसी लेडीज़ हमारे जैसे कॉमन लोगों से नहीं मिलती। तो योर कहती है कि नहीं वो एक अच्छी लड़की है, मैं सोच रही हूँ कि क्या वो यहाँ पर होंगी। तो इसके बाद ये लोगों की कुछ मदद करते हैं। और फिर एक औरत जो होती है वो कहती है कि मैं अब और यहाँ पर काम नहीं कर सकती, मैं ऑफिस में जाकर ही काम कर लूँगी। तभी पीछे से कोई नया आवाज़ लगाता है हे वर्कर्स। और वो बूढ़ी सी औरतें होती हैं वो इन्हें कहती हैं कि क्या तुम थोड़ा सा और मेहनत से काम कर सकते हो। बड़ी हरामी औरतें हैं। तो वो औरतें जो होती हैं मिली यही औरत इसे कहने लग जाती हैं कि तुम काम नहीं करती, तुम ऐसा नहीं करती, तो वर्थलेस हो। तो योर कहती है आपको क्यों लगता है कि वो वर्थलेस है। तो औरतें कहती हैं कि तुम्हें नज़र नहीं आता, ये हमेशा कोई शिकायत ही करती रहती है, काम नहीं करती। तो योर कहती है कि देखो मैं कितना ज़्यादा काम करती हूँ। तो योर 10 बॉक्स से उठा लेती है और उन्हें भी कहती है कि औरतों को मुड़ी हो कि आप लोग भी ऐसा काम करें। तो औरतें कहती हैं इससे हम सब तुम्हारी तरह गोरिल्ला नहीं हैं। तभी बहुत सारे जो वर्कर होते हैं वो कहते हैं कि आप मिल के बारे में ऐसे बातें नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो उस औरत को पता नहीं क्यों गुस्सा आता है, वो थप्पड़ मारने वाली थी योर पर, लेकिन एक औरत आकर उसका हाथ पकड़ देती है। और ये वही होती है डेमियन की माँ
जो अजीब से कपड़े पहन कर आई है। तब ये औरत ये और से कहती है कि यो तुम हो, तो वो भी ये और इसका नाम लेती है। और फिर ये औरत लड़कियों से कहती है कि क्या तुम मैं यहाँ पर आई हूँ, तुम सीक्रेट रख सकती हो। तो वो लड़कियाँ कहती है कि ये सच में फॉर्मर प्रेसिडेंट की वाइफ को जानती है। तो फिर जो वो मिली होती है उसको स्पेशल पता मरा होता है वार में। तो वो कहती है कि डेस्मंड फैमिली ने ही वॉर शुरू की थी। तो योर तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करती हो, ऐसे राक्षस की बीवी के साथ। तो फिर इस पे बाद एक आदमी इससे मिली से कहता है कि आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। जो थे ना प्रेसिडेंट, अजीब सा नाम है उसका, प्रेसिडेंट, उन्होंने वॉर शुरू की थी। डेस्मंड तो बस पीएम थे जिन्होंने उसे फॉलो किया। तभी वो जो होती है वाइफ प्रेसिडेंट की, वो पीएम की, वो कहती है कि मेरा शोहर एंड डेस्मंड उस वक्त पीएम था वॉर के वक्त, तो मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा भी एक बाप बेटे और शोहर हैं। को फिर वो इससे माफ़ी मांगते हैं मिली से और वहाँ से जाने लग जाती है इन्हें गुड बाय कहकर। फिर मिली भी पीछे से कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर इसके बाद वो कहती है कि, और डेस्मंड की माँ कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम लोग हमें नफरत करना बंद कर दिया तुमने हमें। फिर इसके बाद जो दूसरे लड़के होते हैं इससे कहते हैं मिली से कि क्या तुम अब घर जाना चाहती हो। तो मिली कहती है कि नहीं, मैं अभी और भी ज़्यादा काम करना चाहती हूँ तुम सबके साथ मिलकर, और खास कर योर के साथ, और उसे थैंक्स भी। तो फिर ये सारी औरतें आपस में बातें करने लग जाती हैं दोस्त, और कहती हैं कि आज मैं तुम्हें ड्रिंक्स लेकर दूंगी आज। दूसरी और कहती है कि थैंक यू, और ये करिए वाला एपिसोड है। तो भी हम सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, और आने सोच रही होती है कि अभी मुझे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी पीछे से डेमियन कहता है कि लगता है मुझे आज अब से इस लड़की का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ग्रेड तो पहले ही बहुत कम आते। तो आनिया कहती है कि हाँ ये ठीक हो रहा है, मेरे ग्रेड बहुत कम आते हैं और दिमाग पर के भी मैं चीटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि क्लास में बहुत ज़्यादा लोग बैठे होते हैं जो सोच रहे होते हैं, तो अभी इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। इसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो ही बैठा सोच रहा होता है कि फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं और आन्या को तो कुछ आता ही नहीं है पढ़ाने में, तो मैं क्या करूँ अब। तभी आन्या सोकर आ जाती है और अपने डैड से कहती है कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। तो लॉयड कहता है कि तुम्हें बुखार तो नहीं हुआ सर्दी की वजह से। तभी वो छींक मारती है और उसके नाक से नाक बहने लग जाता है और वो कहती है कि देखो पापा कितना बड़ा नाक बह रहा है। लॉयड अंदर से डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर आन्या अपनी मॉम को दिखाने चली जाती है। तो अभी लॉयड आन्या को पढ़ा रहा होता है जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लॉयड सोचता है कि क्या मुझे यूरी ब्रायर को फिर से इसे पढ़ाने के लिए बुलाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं उसे बुला नहीं सकता क्योंकि इसके साथ मेरी थोड़ी सी चल रही है ना वो लड़ाई। तभी वहाँ पर वो जो दूसरे नेबर्स होते हैं बूढ़े, वो आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने कुकीज़ बनाई हैं, तुम लोग आकर हमारे साथ खाते क्यों नहीं। तभी आन्या खुश हो जाती है, लेकिन लॉयड उसे कहता है कि नहीं, तुम कुछ भी नहीं तुम्हें मिलेगा जब तक तुम पढ़ाई नहीं करती। तो बूढ़े आदमी कहते हैं कि क्या हमने कोई स्टडी सेशन इंटरप्ट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हमें ब्रेक तो चाहिए होता है। तो लॉयड कहता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद ये सभी लोग बूढ़े लोगों के घर पर जाकर कुकीज़ खाने लग जाते हैं। तभी बूढ़े लोग जोर से पूछते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, तो तुम्हें अपने लॉयड में क्या पसंद है। तो वो शर्माने लग जाती है और उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, ये पसंद है वो पसंद है। तो लॉयड कहता है कि मुझे सब्जेक्ट बदलना होगा अभी। तो वो कहता है कि आपकी लाइब्रेरी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो बूढ़े लोग कहते हैं कि हम पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो अभी आन्या भी उन्हें बताती है कि उसके भी एक एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। तो लॉयड भी खुश हो जाता है, कहता है कि ये अच्छा चांस है। तो उन्हें कहता है कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं तो प्लीज़ इसे पढ़ाइए। तो वो बूढ़ा इंसान आन्या से पूछता है कि तुम्हारी कोई फेवरेट बुक है। तो वो कहती है कि स्पाई वार्स। तभी वो एक स्पाई वार्स की बुक निकाल कर आन्या के साथ पढ़ना शुरू कर देता है। आन्या कहती है कि आपका अच्छा टेस्ट है बूढ़े आदमी। तो अभी वो आदमी आन्या को पढ़ाते हैं और आन्या ठीक से पढ़ने लग जाती है। तो वो इसके सर पर हाथ भी फेरता है और लॉयड और योर खुश हो जाते हैं। तो इसके बाद वो पढ़ लेते हैं और फिर फैमिली वाले अपने घर जाने वाले होते हैं। वो आदमी इनसे कहता है कि तुम कभी भी आ सकते हो, मैं कभी भी आन्या को पढ़ा दूंगा। तो लॉयड कहता है कि कोई बात नहीं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं। तो वो कहता है कि आप हमें फेवर कर रहे हैं हमारे जैसे बूढ़े लोगों के साथ वक्त बिताने के लिए। तो आन्या कहती है कि मैं यहाँ पर ज़रूर पढ़ने आऊँगी, मुझे स्टेला स्टार चाहिए। तो आदमी कहता है कि हाँ स्टेला स्टार, तुम्हारा मकसद क्या है बड़े होकर करने का। तो कहती है कि मैं वर्ल्ड पीस चाहती हूँ, दुनिया में पीस लाना। तो आदमी आन्या को हक कर लेता है और कहता है कि तुम एक अच्छी बात कल को पढ़ने ज़रूर आना। फिर इसके बाद हम आन्या को सोते हुए देखते हैं। और लॉयड से कहती है कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इतने ज़्यादा अच्छे नेबर्स मिले हैं। लॉयड भी कहता है कि हाँ हम। फिर इसके बाद आन्या को देखते हैं स्कूल में जा रही होती है। फिर बैकी भी आ जाती है, आपस में बातें करते हैं और फिर आन्या दिमाग में ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देती है कि मैं एग्ज़ाम दूँगी। और इसकी दाढ़ी भी हो चुकी है, प्रैक्टिस करती है, एग्ज़ाम देती है और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आ जाती है और वर्ल्ड पीस लेकर आ जाती है। फिर इसके बाद हम सच्चाई में आते हैं। तो अब इसके बाद ये अपने क्लास में आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो प्रिंसिपल साहब आने से पूछते हैं तुम्हारे मुंह पर फेशियल हेयर कहाँ से है। तो वो कहते हैं कि मैंने मार्कर से बनाए, मैं इसे नहीं उतारूंगी जब तक मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर इसके बाद इनका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है और हम फिर 5 दिन बाद देखते हैं। हम देखते हैं कि इनके जो नंबर्स हैं वो बोर्ड पर लगा दिए गए हैं। आन्या और सभी बच्चे वो देखने के लिए जाते हैं। तो फिर बाकी के तो अच्छे सारे नंबर आ जाते हैं। 38वें नंबर पर आई है। फिर आन्या की बारी आती है, वो
तो अन्या 168 नंबर पर आती है, जो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पहले तो ये 213 पर आई, तो बेक्की से कंग्रेचुलेट करती है। तो अन्या कहती है कि अब मेरा वक्त आ चुका है। और अब हिस्ट्री एग्ज़ाम में डेस्मंड पहले नंबर पर आता है। वह इसकी यहाँ बेक्की से कंग्रेचुलेट भी करती है और बहुत ज़्यादा प्राउड होता है वो। तो इसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज की बारी आती है, जिसमें अन्या जो होती है वो दूसरे नंबर पर आती है इसकी यहाँ। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अन्या का खुद पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं कि अन्या को फिर भी स्टेला स्टार मिलेगा क्योंकि वो सेकंड नंबर पर आई है। दूसरे लड़के बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। तभी एक लड़का कहता है कि अन्या देखो, तुम्हारा नाम वही पर भी है। तो मैथ के एग्ज़ाम में तो बहुत बुरा उसने किया होता है। इसका मतलब उसे टॉनिटोरस बोल्ट मिलेगा, यानी स्टेला स्टार तो उसका गया भैंस की यहाँ। अन्या फिर से रोने लग जाती है। तो इसके बाद हम लोग घर आते हैं, जहाँ अन्या बता रही होती है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी लैंग्वेज क्लासिक में, लेकिन मैथ की वजह से मैं फ़ेल हो गई। तो रोहित कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर इसके बाद अन्य बूढ़े लोगों से बात कर रही होती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें स्टेला स्टार मिल रहा है। वो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ट्रेजर है, लेकिन जो तुमने पढ़ा है वो सबसे बड़ा ट्रेजर है तुम्हारे लिए। और अब लोइड अन्य को सोने का कहता है कि सुबह अवार्ड सेरेमनी भी है, तो तुम सो जाओ। और उससे पूछता है कि क्या तुम जहाँ पहले रहती थी वहाँ पर क्लासिक लैंग्वेज की कोई पढ़ाते थे तुम्हें? वो कहती है कि मुझे याद नहीं कुछ। रोड उसके सर पर आ लगता है, कहता है कि कोई बात नहीं, सो जाओ तुम। इसके बाद हम स्कूल में आते हैं नेक्स्ट डे। यहाँ पर पहले डेस्मंड को अवार्ड मिलता है, फिर अन्या को अवार्ड मिलता है दूसरे नंबर वाला, और दूसरे बच्चे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। फिर इसके बाद बड़े बच्चों की बारी, जो डेस्मंड का भाई होता है बड़ा, उसकी भी बारी आ चुकी है अब। और इसे बहुत ही ज़्यादा अवार्ड मिलते हैं, हर एग्ज़ाम में इसने टॉप किया है। इसके बाद ये बड़े अजीब तरीके से देखता है अपने छोटे भाई को। फिर इसके बाद ये बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर इसका छोटा भाई से कहता है कि कांग्रेचुलेट, तुम्हें इतना ज़्यादा मिले स्टेला स्टार। फिर उसके बाद जो दूसरे बच्चे होते हैं वो भी इन्हें दिख रहे होते हैं और कहते हैं कि कितने ज़्यादा कूल है डेस्मंड के बड़े भाई। तो रान्या कहती है कि मैं इसका दिमाग पढ़ सकती हूँ। तो उसका दिमाग पढ़ती है, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ होता ही नहीं। तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि मैंने सुना तुम्हें भी एक मिला है अवार्ड। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता फादर क्या कहें। तो बड़ा भाई कहता है कि मुझे क्या पता, मैं कौन सा उनसे कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। फिर इसके बाद वो जाने लग जाता है वहाँ से। सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आता, मैं पापा को समझ नहीं सकता, मैं तो लोगों को भी नहीं समझ सकता। चलो छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद डैमी सोचता है कि मैंने सोचा था कि ये और फादर अच्छे रिलेशनशिप में हैं, लेकिन शायद मैं गलत सोचता था। इसके बाद फिर हम अन्या घर आ जाती है। लॉयड उससे कहता है कि अपना स्टेला स्टार बैग से निकाल लो, इससे पहले कि को गिर जाए, लेकिन अन्या ने अजीब सा फेस बनाया होता है। तो लॉयड कहता है कि मुझे मत कहना कि तुम्हारा स्टेला स्टार गिर गया। तो अन्या कहती है कि अब से मैं ऐसे ही फेस बनाकर रखूँगी जब तक मैं जीनियस नहीं बन सकती। ये उसके बड़े भाई की एक्टिंग कर रही है डेस्मंड की। लॉयड कहता है अगर तुम आंखें नहीं ब्लिंक करोगी तो तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो उसके बाद लॉयड थक जाता है कहता और फिर ये पहले वाला एपिसोड। तो अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं कि अन्या टीवी पर कार्टून देख रही है, वही स्पाई वाले कार्टून जिस पर अपू वो स्नो पर फाइट कर रहे हैं। तभी अन्या उसे देखकर अपनी डैड से कहती है कि डैड मुझे भी वो करना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, तो अन्या रोने लग जाती है। इसके बाद हम फिर इन्हें एक स्नो वाली जगह पर देखते हैं। इतनी जल्दी मना भी लिया फ्रेंड्स की। तो अभी और उसे देख कहती है कि अन्या ने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए इतना रिवार्ड तो बनता ही है। तभी अन्या वो जो होते हैं स्केटिंग करने वाले, उस पर चलने की कोशिश करती है। लॉयड इसे खाता है। तभी हम पीछे देखते हैं कि योर ने वो पहने हुए हैं, जिसकी वजह से फिसल गई है और पहाड़ से वैसे ही नीचे चले गई। तो अभी अन्या कहती है कि स्कीम बहुत ज़्यादा बोरिंग है, घर चले। तो लॉयड कहता है कि तुम ही तो यहाँ पर आना चाहती थे। तभी बॉन्ड वहाँ पर एक वो स्कीन वाला जो पट्टा सा होता है वो लेकर आ जाता है, जहाँ पर अन्या उसके ऊपर बैठती है और फिर लॉयड भागता है उसे लेकर। तो अन्या पीछे लॉयड से कहती है कि देखते हैं आप तेज भागते हैं या लॉयड या फिर बॉन्ड। तो ये दोनों आपस में रेस लगाते हैं। तो अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होने लग जाती है, जिसकी वजह से रोड बंद हो जाते हैं और अब इन लोगों को यहीं पर रहना पड़ेगा। तो फिर ये लोग एक छोटे से होटल में जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सिर्फ एक ही रूम खाली होता है। तो लॉयड योर से कहता है कि क्या हम एक रूम शेयर कर सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं बेस्ट करूँगी। अभी वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे होते हैं जो इनसे कहते हैं कि आप भी उस स्नो की वजह से यहाँ पर फंस गए हैं। पर हम लोग कॉलेज की तरफ से यहाँ पर हर साल स्की करने के लिए आते हैं। फिर ये आदमी है यहाँ का ओनर और इसकी वाइफ। तभी एक आदमी कहता है कि इनको सब स्नो साफ हो जाएगी तो तुम लोग वहाँ से जा सकते हो। तभी बूढ़ा कहानी सुनाने लग जाता है कि यहाँ पर कहते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो खून में लदा हुआ होता है और उसे कहते हैं रेड स्नोमैन। तो अभी अन्या वो कहानी सुनकर डरने के बजाय है इसकी यहाँ खुश हो जाती है और लॉयड से कहती है कि क्यों ना हम स्नोमैन को देखने चले। तो लॉयड कहता है कि बिल्कुल नहीं। और सोचती है कि अगर वो स्नोमैन अन्या के करीब है तो मैं तो उसे मार डालूंगी। तो अभी ये लोग अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर लॉयड कहता है कि मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम लोग बेड पर सो जाना। तो ये और उसे देखकर बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और कहती है कि मैं अभी थोड़ा सा बाहर घूम कर आई हूँ। शर्माती बाहर चली जाती है। तो लॉयड कहता है कि अन्या मैं भी थोड़ा सा बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर रहना। तो अन्या कहती है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो ये दोनों बाहर चले जाते हैं। अभी हम देखते
देखते हैं कि ये लोग उस कैफ़े में बैठकर कुछ केक खा रहे होते हैं। तो लॉयड कहता है कि ये और अभी तक नहीं आई, और वो जो यहाँ पर बच्चे होते हैं उनका भी एक दोस्त मैक्स गायब होता है यहाँ से। तब इन लोगों को ऊपर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है गिरने की। तो ये लोग कहते हैं कि क्या ये आवाज़ ऊपर से आई। तभी वहाँ पर कोई और भी आ जाती है। तब ये सभी लोग ऊपर देखने के लिए जाते हैं। ये लोग मैक्स का जो रूम होता है उसे खड़काते हैं और कहते हैं कि मैक्स तुम अंदर हो, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो फिर ये लोग एक मास्टर की लाते हैं। तो अब ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर मैक्स मरा हुआ पड़ता है, जिसकी पीठ पे चाकू लगा हुआ है। तो ये लोग चलाते हैं तो लॉयड भी ऊपर आता है। अन्या को और योर को कहता है कमरे में जाने के लिए। तो वो ऊपर आकर इस लड़के को देखता है, कहता है कि ये अभी भी सांस ले रहा है, मुझे कुछ कपड़े और सामान ला कर दो। तो अभी वहाँ पर लड़के कहते हैं कि ये ज़रूर उस डेड स्लोमैन ने किया होगा। तो देखो ये एक कैरेट है, जमी हुई कैरेट, भैंस की यहाँ कैरेट से मारा है। तो अभी वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो अभी लॉयड ने उसका जो मरहम पट्टी करके उसे बेड पर सुला दिया है। तो एक औरत से कहती है कि क्या ये बच जाएगा। तो लॉयड कहता है कि मैंने अपना बेस्ट किया है, कि आप पुलिस से बात हुई आप। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, मैंने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन किसी ने हमारी फ़ोन की लाइन ही कट कर दी। तो भी लॉयड कहता है कि मैं फ़िक्स कर सकता हूँ इस लाइन को। तो आदमी कहता है कि तुम कौन हो आखिर। तो लॉयड कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता था अपने कॉलेज में, ऐसी फैंस की यहाँ हर किस्म की जॉब किए होते हैं। तो अभी इसने लाइन तो सेट करती है और फिर वो पुलिस वालों से बात करता है बूढ़ा आदमी, और कहता है कि मेरी पुलिस वालों से बात हो गई, वो लोग कह रहे हैं कि वो सुबह तक यहाँ पर नहीं पहुँच सकते स्नो की वजह से। तो वो लड़का कहता है कि अगर किलर अंदर आ गया फिर से। तो लॉयड कहता है कि मैंने यहाँ पर पूरा इसी रिसर्च किया इस जगह को, लेकिन कोई भी मुझे ट्रेस नहीं मिला कि कोई बाहर से अंदर आया। किलर कोई स्ट्रेंजर नहीं है, बल्कि किलर हम में से ही कोई है। तो अभी ये और तो शर्माती हुई ऐसे ही कहने लग जाती है मैंने कुछ भी नहीं किया। तो लॉयड कहता है कि मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वहाँ पर जो लोग होते हैं वो ये और पर हिसाब लगाने शुरू कर देते हैं कि यही औरत यहाँ पर लॉबी में नहीं थी उस वक्त। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। तो एक आदमी कहता है कि इस औरत को बांध दो। तो लॉयड इसका हाथ पकड़ देता है और ये और से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं असली कल्प्रिट को ढूंढ लूँगा। तो अभी पीछे से बूढ़ा आदमी सोचता है कि ढूंढ ही जाओ, किसने किया है, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मैं ही था। तो आन्या तो उसकी बात सुन लेती है, दिमाग पढ़ लेती है। तो आन्या को पता चल जाता है कि ये बूढ़ा आदमी है जिसने ऐसा किया है। तो अभी वो आदमी किसी और लड़के को मारने का सोचता है। तो आन्या उसका दिमाग पढ़ लेती है और कहती है कि मुझे पता चल गया अभी नेक्स्ट टारगेट कौन है और कहाँ पर है। तो अभी आन्या लॉयड से कहती है कि पापा क्यों ना हम किचन के पास ढूंढें। तो लॉयड कहता है कि ये कैसी रिक्वेस्ट है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि आन्या की मदद से लॉयड ने उस किलर को पकड़वा दिया था पुलिस को। तो भी इसके बाद ये लोग वापस घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर ये और कहती है कि वो हॉस्पिटल में कुछ दिन रहेगा वो लड़का जिसे स्टैप किया गया था। तो लॉयड कहता है कि मैं खुश हूँ, वो ठीक है। तो आन्या कहती है कि ऐसा था जैसे रियल लाइफ डिटेक्टिव मिशन, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो ये और लॉयड उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे डेंजरस लोगों से दूर रहना चाहिए, आन्या तुम भी खतरे में पड़ सकती हो। तो अभी अगले सीन में हम स्कूल में एक लड़के को लड़की से कहते हुए देखते हैं कि वो इसे डांस के लिए पूछ रहा है। तो ये लड़की में इसकी थोड़ी सी और की तरह नहीं लग रही। और अब इन्हें आन्या और बेकी भी दूर से देख रहे होते हैं। तो वे बेकी आन्या से पार्टी की बात कर रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को डांस के लिए लेकर आऊँगी फैंस की। तो आन्या तो बस अभी केक के बारे में ही सोच रही होती है। तो वे पीछे से हेड मास्टर कहते हैं कि इस स्कूल के अलावा कोई भी यहाँ पर पार्टी में नहीं आ सकता। तो बेकी थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है। तो फिर डैमियन के चेले उससे पूछते हैं कि आप किसे लेकर जाएंगे डांस में। तो कहता है कि मैं किसी को नहीं लेकर जाने वाला, वैसे ही फजूल की पार्टी है ये। तो हेड मास्टर उससे कहता है कि ऐसी डांस वाली पार्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके फ्यूचर के लिए भी, आपने आगे पॉलिटिक्स में भी तो जाना है। तो वो कहता है कि सच में ऐसा है तो मुझे किसी को पूछना चाहिए। वो हम बेकी को देखते हैं जो आन्या को सजेस्ट कर रही होती है कि तुम डैमियन को डांस के लिए पूछो। तो आन्या कहती है कि क्या वो ऐसे मुझे पसंद कर लेना जा गया। तो फिर इसके बाद आन्या प्लान की पी के बारे में सोचती है और इसके पास जाकर उसे टास्क के लिए पूछना शुरू कर देती है, जो कि शर्माने लग जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो आन्या कहती है कि मुझे भी नहीं करना ऐसा जैसे लड़के के साथ टास्क। तो इसके बाद हम बेकी को तैयार होते देखते हैं। तो ये लोग पार्टी में आते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे हैं और हम फिर देखते हैं कि चेले डैमियन को उसे बुला रहे होते हैं और कहते हैं कि वो सब क्या पी रहे हैं। ये कहता है कि एक जूस है और भैंस के यहाँ कितना तैयार हुआ है डैमियन। तो भी आन्या भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि बड़ी क्यूट लग रही होती है। दूसरे लड़कियों से देखकर जेलस होते हैं। तो बेकी कहती है कि आन्या तुम कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो आन्या कहती है कि मैं प्रिंसेस जैसी लग रही हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन मेरे जितनी है खूबसूरत नहीं, लड़कियाँ वैसी ऐसी होती हैं। तो अभी इनके दरमियान एक कॉम्पिटिशन होता है क्लासेस के दरमियान, जहाँ पर पहले सवाल तो हमारा जो डैमियन होता है वो ठीक दे देता है। फिर आन्या का जवाब देने की बारी आती है तो वो गलत दे देती है। तो डैमियन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इनकी क्लास हार। तभी दूसरी टीम वाले तो वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेटर वहाँ पर आता है डैमियन के पास और हम देखते हैं कि ये वेटर कोई और नहीं, हमारा लॉयड ही भैंस की पीस बदल के आया हुआ है। और वो आन्या के बारे में सोच रहा होता है कि डैमियन ने उसे डांस
से मना कर दिया था। तो अभी बेकी के पास एक लड़का आता है डांस के लिए पूछने के लिए, और उसके पीछे और भी ज़्यादा लड़के आ जाते हैं लाइन लगाकर बेकी से डांस करने के लिए। तो बेकी उन सबको मना कर देती है और कहती है कि मुझे बच्चों में दिलचस्पी नहीं है, भैंस की खुद भी तो बची है। फिर इसके बाद डेमियन को भी बहुत सारी लड़कियों ने घेरा हुआ है और वो भी सभी लड़कियों को मना कर देता है। तभी आन्या के पास एक लड़का आता है और कहता है कि आपने जो पछाई जैक में हिम्मत दिखाई थी उसकी वजह से मैं आपका दीवाना हो गया, प्लीज़ मेरे साथ डांस कीजिए आन्या फॉर्चून। फिर बेकी डेमियन को चढ़ाने लग जाती है कि वो लड़का तुमसे आन्या छीन लेगा। तो वो कहता है कि इसके साथ मर्जी डांस करे, वो से नहीं परवाह। तभी आन्या को और भी ज़्यादा लड़के घेर लेते हैं और एक लड़का आकर वो आन्या से डांस के लिए पूछता है। तो डेमियन इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कैसा डम रीज़न है डांस के लिए पूछने का। तो वो कहता है कि आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं इसमें। तो भी वो सभी लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लॉर्ड भी इन्हें देखकर पेरेंट्स की यहाँ डिसअपॉइंट होता है, वहाँ से जाना शुरू कर देता है आन्या उसकी तरफ देख के, और फिर इन्हें कह रही है कि मैं उसी से डेमियन के साथ डांस करना चाहती हूँ। तो लड़कियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती हैं वहाँ पर और कहती हैं कि क्या खुद को समझती है क्या ये। और फिर वो सभी जो आकर डेमियन को घेर लेती हैं और अपनी तारीफ़ें करना शुरू कर देती हैं। तभी डेमियन के जेलस दरमियान में आकर उनके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर डेमियन के साथ वही लड़की डांस कर सकती है जो सबसे ऊंची क्लास की हो, और अब हम यहाँ पर एक कंपटीशन यानी टेस्ट शुरू कर रहे हैं। डेमियन साहब उनमें से चुनेंगे सारी लड़कियों में से कि कौन उनके साथ डांस कर रही थी। तो डेमियन उनसे कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा करने को कब कहा। तो कहते हैं कि आप नहीं, तो आप तो पीछे हो गए थे, इसीलिए हम लोग आपकी मदद करने के लिए आए हैं। तो वो लड़कियाँ तो सारी सीरियस हो जाती हैं। तो आन्या भी कहती है कि मैं भी अपना चांस नहीं जाने दूंगी। बेकी भी उसे इनकरेज करती है। तभी वहाँ पर हेड मास्टर आकर इन्हें कहते हैं कि आपको जल्दी करना होगा क्योंकि डांस 10 मिनट में शुरू हो। एपिसोड के शुरू में हम सभी लड़कियों को डेमियन के लिए लड़ते हुए देखते हैं। आन्या भी उनमें ही शामिल होती है और आन्या थोड़ा सा डर रही होती है। तभी पीछे से लॉयड आता है जो वेटर बना हुआ है। वो आन्या के कपड़ों से कुछ उतारता है और वहाँ से चला जाता है एक्सक्यूज मी कहकर। आन्या को पता है कि वो इसके डैडी ही हैं। तो बेकी कहती है कि ये वेटर कितना जेंटलमैन है और हैंडसम भी है। तो भी वो सारी लड़कियाँ अजीब सा डांस करना शुरू कर देती हैं जो कि डेमियन के चेलों ने उन्हें करने के लिए कहा है। जो भी जीतेगा वो डेमियन से डांस करेगा। हेड मास्टर भी उन्हें देख रहे होते हैं और एक लड़की हार जाती है जो नीचे गिर जाती है। आन्या भी वैसा ही अजीब सा कर रही होती है, खड़ी है। तो भी आन्या अजीब सी हरकतें करने लग जाती है और कहती है कि कितना ज़्यादा आसान है ये, और दूसरी लड़कियां बाहर होना शुरू हो जाती हैं। लॉर्ड भी इन्हें देख रहा है दूर से। तो भी 10 लड़कियां बच चुकी हैं जो कि नेक्स्ट राउंड में जाती हैं, जहाँ पर डेमियन के चेले कहते हैं कि अब हम लोग एक ऑब्स्टेकल चैलेंज करेंगे। तो सभी लड़कियां भागना शुरू कर देती हैं। अजीब सी रेस होती है जहाँ पर उनके दरमियान में एक जंप करने वाला भी आता है ऑब्स्टेकल, जहाँ से दूसरी लड़कियां तो खड़ी हो जाती हैं लेकिन आन्या छलांग मारती है और नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर खड़ी होकर भागती है। तो ऐसे ही वो अजीब से ऑब्स्टेकल पार करके जीत जाती है और अभी 5 लड़कियां बच चुकी हैं। तो भी डेमियन के चले रहे कहते हैं कि जो ही आप 5 कंपटीटर बचे हैं वो एक चैलेंज करेंगे नेशनल, जो कि एक क्विज़, और वो जो भी इसमें जीतेगा वो डेमियन के साथ डांस करेंगे। तो अभी डेमियन के चेले क्विज़ में सबसे पूछते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में डेमियन साहब ने सबसे पहले कौन सी चीज़ उठाई थी। तो उसे लड़कियां भी जवाब देती हैं ब्रेड अंडे, लेकिन आन्या उसका दिमाग पड़ती है डेमियन को, तो सोच ही नहीं रहा होता कुछ, उसे खुद नहीं याद मैंने क्या खाया था। तो डेमियन का चेला सोचता है कि डेमियन साहब तो सुबह में दूध पीते हैं बस। तो आन्या को उसके जो दिमाग पढ़ लेती है और कहती है कि दूध। तो डेमियन का चेला कहता है कि करेक्ट आंसर। तो अभी वो पूछते हैं कि डेमियन साहब के इस नाम कितनी ज़्यादा कंपनियां हैं। तो लॉर्ड हमारा सोचता है कि 112 कंपनियां। तो कोई और लड़की जवाब दे देती है ठीक है 112। तो इसके बाद तीसरा सवाल वो पूछते हैं क्या हुआ था तब जब डेमियन साहब 4 साल के थे और इनके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डरने लगे। तो आन्या बताती है इसका दिमाग पढ़ के कि इसके डॉग ने अचानक इस पर जंप मार दी थी जिसकी वजह से ये पौंड में गिर गया था यार्ड में। तो जो कि ठीक जवाब होता है आन्या। तो भी ऐसी आन्या को और एक और लड़की का जो स्कोर होता है बराबर होता है। तभी वो सवाल पूछते हैं कि वो कौन है जिससे सबसे ज़्यादा डेमियन साहब प्यार करते हैं। तो वो शर्माने लग जाता है। सारी लड़कियां कहती है कि मैं। तो अभी आन्या बगैर सोचे कह देती है कि डेमियन अपने डैड से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। और वो सभी लोग इसकी तरफ देखते हैं जो कि ठीक ही जवाब होता है इसका। फिर एक से के बाद डेमियन के चेले एक्सेप्ट नहीं करते कि ये कैसे जीत गई। तो डेमियन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं डांस करूँगा इसके साथ वैसे। तो अभी सभी बच्चे वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। तभी जो बेकी की होती है बूढ़ी सी औरत बेकी के साथ, वो कहती है कि पुरानी यादें वापस आ गई। तो हेड मास्टर साहब उस औरत को कहते हैं कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। तो अभी डेमियन और आन्या डांस कम और लड़ाई ज़्यादा कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल साहब इन्हें स्कोल्ड करते हैं, कहते हैं कि ये डांस करने की जगह है लड़ने की नहीं। तो वो फिर ठीक से डांस करने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड भी इन्हें देखकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है।
तो आन्या उसे बताती है कि मेरे डैड ने मुझे डांस करना सिखाया। तो डेमियन कहता है कि मुझे तो मेरी फैमिली ने किसी को हायर किया था डांस सिखाने के लिए, और आन्या से कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी लगती है। तो अभी डेमियन उसे पूछता है कि तुम्हें स्पॉन्ड वाली बात के बारे में कैसे पता चला, क्या तुम दूसरों के दिमाग पढ़ सकती हो? तभी वो कहती है कि हाँ, मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकती। तो अभी डेमियन कहता है कि हाँ, जैसे मैं तो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूँगा ना, तुम बहुत ज़्यादा कार्टून देखती हो। तभी वो फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं दोनों, ये नहीं सुधरेंगे। दूसरे लोग भी इन्हें देखकर खुश होते हैं। तो अभी इसके बाद हेड मास्टर साहब बाहर एक औरत से मिलने आते हैं जो कि कपड़े साफ कर रही होती है, और वो इनसे कहती है कि मैंने कहीं से सुना कि तुमने और उस औरत ने आपस में बहुत अच्छा डांस किया टफल की तरह। तो हेड मास्टर साहब कहते हैं कि बस वो मेरी एक पुरानी दोस्त है। इसके बाद हम मास्टर साहब का पास्ट देखते हैं जहाँ पर वो बस 17 साल के हैं, और ये बताते हैं कि मैंने मार्था को पहली बार एक फेस्टिवल यानी एक इवेंट में देखा था जहाँ पर वो डांस कर रही थी। और ये है हमारे हेड मास्टर साहब 17 साल के फैंस के, और हेड मास्टर साहब को इनका डांस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद हेड मास्टर साहब बाहर बैठे चाय पी रहे होते हैं। तो वहाँ पर मार्था आ जाती है जो इनसे कहती है कि यहाँ पर बैठ कर चाय पी रहे हैं, ये मना नहीं किया गया यहाँ पर चाय पीना। तो वो कहते हैं कि कोई स्पेशल लोग यहाँ पर बैठ कर चाय पी सकते हैं, यहाँ पर जो स्कॉलर होते हैं। तो इसके साथ मार्था भी बैठ जाती है जो इनके साथ चाय पीती है, और ऐसे इनकी दोस्ती आगे बढ़ती है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे 19 साल के हेड मास्टर साहब जो और लड़कों के साथ लड़ रहे हैं, कुछ लड़के इन्हें बुली कर रहे हैं। तभी वहाँ पर मार्था आ जाती है, उसके कपड़े पहनकर उन सभी लड़कों को पीट देती है, और ये है मार्था 16 साल की, यानी वही औरत। दो हेड मास्टर साहब उसे गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा मेरी मदद देने के लिए। तभी वो वहाँ से भागते हैं, टीचर के पास जाते हैं और उन लड़कों की शिकायत लगाना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसे बुली किया। तभी ये लोग आपस में बैठे होते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो हेड मास्टर साहब कहते हैं कि मैं लड़कों को सबक सिखाऊंगा अपनी एजुकेशन के जरिए। इसके बाद इन दोनों की बहुत ज़्यादा दोस्ती चलती है आपस में, और फिर वो इनके लिए इससे डांस का भी पूछते हैं इवेंट के लिए। और अभी इसके बाद हेड मास्टर साहब ग्रेजुएट हो जाते हैं, और ये जो मार्था होती है ये अपना लव कन्फेस नहीं करती, वहाँ पर ही ले रह जाती। और ये जो स्टोरी है मार्था अपने बेकी को बता रही होती है। बेकी कहती है कि आपने उन्हें ऐसे ही जाने दिया अपना लव कन्फेस किए बगैर। तो ये उसे बताती है कि प्यार इतना आसान नहीं होता कन्फेस करना, मैं तब बस एक बच्ची ही तो थी। हम इसके बाद देखते हैं कि ये जो अपने बचपन में फिर वहाँ पर जाती थी गार्डन में, लेकिन वहाँ पर वो नहीं होता था, कोर्स वो ग्रेजुएट हो चुका है। तो ये अजीब से तरीके से रहने लग गई फिर उसकी यादों में ही, और ये भी फिर 19 साल की हो जाती है। तो अभी 19 साल की है, और इनकी जो टीचर होती है वो कहीं पर गई हुई है, और लड़कियाँ कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही होती हैं जहाँ पर वो मिस्टर हेड मास्टर साहब भी पढ़ते हैं। तो लड़की उसके बारे में सोच रही होगी कि अब तो वहाँ से ग्रेजुएट भी हो चुका होगा वो, लेकिन तब ये सामने देती है तो इसके सामने वही मिस्टर हेड मास्टर साहब खड़े हैं जो कि अब इन्हें हिस्ट्री पढ़ाएंगे भैंस। तो अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग यंग हेड मास्टर और मार्था को बात करते हुए देखते हैं। मार्था ऐसे कहती है कि तुम्हें तो अभी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था ना। तो वो कहता है कि वॉर की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा था, और जब रेडियो बने थे मुझे लगा था कि ये अच्छी चीज़ें दिखाएंगे न्यूज़ पर, लेकिन न्यूज़ पर तो भैंस की ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिनसे नफरत ही पैदा होगी लोगों के दिल में। तो अभी मार्था उससे कहती है कि तुम अभी तक नहीं बदले। तो वो भी कहता है कि तुम भी नहीं बदली। तभी मार्था कहती है कि तुमने नोटिस नहीं किया मेरा क्लो। तो वो कहता है कि तुम भी एक स्कॉलर बन गई हैं। तो इसके बाद ये कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि तुमने सुना कि एक स्कूल पर बॉम्ब गिरा था। तो वो कहता है कि हाँ, और फिर ऐसे ही वॉर के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं आपस में। तब इन्हें पता चलता है कि इनके जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो एक प्लेन में बैठे हुए थे जिसे क्रैश करवा दिया गया और वो मर गए हैं। तो मार्था उसके बाद बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो भी प्रिंसिपल साहब इसके जो टेबल होता है उस पर आकर हाथ मारते और कहते हैं कि मैंने क्या सुना, तुम डिफेंस सिस्टम में जा रही हो वुमेन के, यानी वो एक फ़ौजी बनना चाह रही है। तो वो कहती है कि ये हाथ क्यों मार रहे हो टेबल पर, ऐसे कौन बात करता। तो वो कहते हैं कि पैलेट कंपनी भी अब ख़त्म होने वाली है और मेरा ड्रीम भी ख़त्म हो जाएगा इसके साथ। तो वो हेनरी उसे कहता है कि एक ऐसी वजह हुई आर्मी में जाने के लिए तुम मर सकती हो। तो वो कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ड्रीम तो पहले ही ख़त्म हो चुका है और मैं आर्मी में जाकर दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया हो सकता है कि तुम भी मर जाओ। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कहा मुझे। तो वो खड़ी होती है और इसे बेवकूफ़ कर कहकर वहाँ से चली। तो इसके बाद प्रिंसिपल साहब कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को। तो इसके बाद हम देखते हैं हेड मास्टर साहब को कहीं बैठे होते हैं और एक टीचर से बात कर रहे होते हैं। उन्हें बताते हैं कि मेरा कज़न भी मर गया आर्मी में। तो वो कहते हैं कि ये तो सैड बात है। वेल, मैं कहता हूँ कि तुम अब अपनी शादी के बारे में सोचने लग जाओ, क्या पता कब हम भी आर्मी में चले जाएं। तो वो कहते हैं कि मेरी फैमिली भी ऐसा कह रही है कि मुझे शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो नीचे से पीछे से मार्था भी सुन रही होती है इनके बात। वो भाग कर चली जाती है और बाहर जाकर रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ।
तो वो पीछे से कुछ बच्चों को बात करते हुए देखती है जो कि कह रहे होते हैं कि या तुम मेरे साथ डांस करोगी। तभी ये भी कुछ फैसला कर लेती है और हमें इसके बाद हम एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर हेड मास्टर साहब भी हैं और वहाँ पर मार्था जो है आर्मी वाले कपड़े पहन कर आ चुकी है। प्रिंसिपल साहब से कहते हैं कि ये कपड़े क्यों पहने तुमने, तो वो कहती है कि मैंने ये उतार लिए हैं, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे आखिरी बार। तब ये दोनों आपस में अजीब सा डांस करना शुरू कर देते हैं, इनसे हो नहीं रहा होता। तो मार्था से कहती है कि तुम बड़े बुरे डांसर हो, क्या डांस करना जेंटलमैन के बीच में नहीं आता। तो वो कहता है कि बस मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा तुम्हारे साथ। तब ये दोनों आपस में ऐसे ही बातें करते हैं। तब भी मार्था हेनरी को बताने वाली होती है कि उससे कितना प्यार करती है, लेकिन इन्हें कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है होते हुए। तभी टीचर सारे बच्चों को कहते हैं कि शेल्टर में जाओ, शेल्टर में। और हेनरी भी मार्था से कहता है कि जल्दी करो। तो अभी ये बाहर जाते हैं और हमें पता चलता है कि एक फॉल्स अलार्म था, एनिमी का जो प्लेन था इनके ऊपर से गुजरा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तो अभी इसके बाद फिर हेनरी मार्था को देखते हैं जिसने अजीब सा चेहरा बनाया हुआ है। तो उससे पूछते हैं कि मार्था क्या हुआ। तो मुझे कुछ बचाना चाहती थी। तो वो कहती है कि कोई नहीं, मैं तो बस तुम्हारे से बात करना चाहती थी, हमने इतनी देर से बात नहीं की थी ना उसमें। तो वो कहता है कि हाँ ये तो है। फिर वो उससे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मार्था, मैं तुम्हें बेस्ट विशेस करता हूँ आने वाले वक्त के लिए। तो वो भी कहती है कि हाँ, लेकिन अपना लव कन्फेस नहीं किया, बहस की है। तब ये घर में बैठे रो रही होती है। इसकी मोम आती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए लेटर लिखा है। तब इसे एक आइडिया आता है और ये हेनरी के लिए, अपने हेड मास्टर साहब के लिए एक प्यारा सा लेटर लिखना शुरू कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि इसकी मोम नहीं थी लेटर देने वाली, बल्कि ये किसी डॉर्म में है, फौज वाले डॉर्म में, जहाँ पर कुछ आदमी कहते हैं कि इसे किसने लेटर लिखने के लिए कहा है। फेंक दो इस लेटर को। लेटर ही नहीं बहस किया, पहुंचने दिया। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने वो लेटर फेंका नहीं, बल्कि कुछ काट के उसमें से हमारे उसको भेज दिया हेड मास्टर साहब को। वो भी फिर ऐसे ही लेटर भेजते हैं उन्हें, और इनकी थोड़ी आपस में बातें भी चलती हैं और हम मार्था की थोड़ी सी ट्रेनिंग भी देखते हैं। तो इसके बाद इन्हें जो इनका कमांडर होता है वो कहता है कि हमें कुछ लोगों को भेजना पड़ेगा उस दानियन से लड़ने के लिए। वहीं पर सभी जो औरतें होती हैं सारी डर जाती हैं, लेकिन हमारी मार्था आगे बढ़ती है और कहती है कि वैसे भी हम लोग मर ही जाएंगे, तो मैं जाऊँगी लड़ाई करने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं हेड मास्टर साहब न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं जिसमें इसका तो औरता का नाम आता है जिन्होंने लड़ाई के लिए फैसला किया है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तो अभी क्लास में एक नया बच्चा आता है जिसका नाम है डोनवन डेसमंड, यानी हमारे जो डेमियन है इसका बाप। बहस की आती कहने लग जाता है कि जंग कितने वक्त से चलती आ रही है। मैं कहता हूँ कि जंग को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेपन चाहिए, पीस को हासिल करने के लिए हमें वॉर करनी पड़ेगी। ऐसी बातें करते हैं जी इस बहस की। तभी इसके बाद इन्हें एक लेटर आता है हेड मास्टर साहब को। तो ये लेटर पढ़ते हैं, उसमें मार्था ने लिखा होता है कि मैंने कोई वक्त से खाना नहीं खाया, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी आर्मी में आकर। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तभी ये भी उसके लिए एक लेटर लिखते हैं जहाँ पर ये बार बार उसे लिखते हैं कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तब ये लेटर देने के लिए जाते हैं तो इसे रेडियो में सुनाई देता है कि वो लड़कियाँ जो उस दुनिया से लड़ने के लिए गई थी उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हमारी कंट्री के लिए, और ये बात ये सुन लेते हैं। तभी इसके बाद इनकी एडन अकेडमी है जहाँ पर वहाँ पर एक कमांडर जो होता है नेर स्पीच दे रहा होता है कि हमारी कंट्री के लिए हम सेक्रीफाइस भी होंगे, ऐसा करेंगे। तो भी वहाँ पर हमारे हेड मास्टर साहब आ जाते हैं जो इन्हें चिल्ला कर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से वो मर गई, तुमने अपने लिए उन लड़कियों को कुर्बान कर दिया। तो ये लोग इसे कतार कहकर एक केज में बंद कर देते हैं जहाँ पर इसके डैड भी आते हैं हेड मास्टर साहब के, जो इसे कहते हैं कि तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया, तुम अपना एटीट्यूड चेंज करो और वापस यहाँ पर आ जाओ स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से पढ़ाना शुरू कर देते हैं स्कूल में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डेसमंड का जो बाप है डेमियन का जो बाप है वो इनसे कहता है कि हमारी क्लास प्रोग्रेस नहीं कर पाई जब तक आप केज में थे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया। तो ये कहता है कि आप फूल हैं, यानी हमारे अपने टीचर को ये कह रहे हैं आप बेवकूफ़ हैं उसी बात की वजह से। तो हेड मास्टर साहब इसे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हारी सोच बहुत ज़्यादा गलत है, और उनसे कहते हैं कि अगर तुमने हर चीज़ पर और हर इंसान पर ऐसे गिव अप कर दिया तो इंसानियत की हिस्ट्री में कुछ बचेगा ही नहीं, और मैं भी नहीं बचूंगा। तो वो डेसमंड इसे कहता है कि मैं आपके लेक्चर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। तभी हेड मास्टर साहब के डैडी ने कहते हैं कि तुम्हारी उस गलती की वजह से तुम्हारे जितने भी रिश्ते ऐसे सभी ने मुंह मोड़ लिया है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया अच्छा सा। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हेड मास्टर साहब ने किसी और लड़की से शादी कर ली, और फिर हम मार्था को देखते हैं जो कि अभी जिंदा है लेकिन हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी है। और ये तो भी एपिसोड के शुरू में हम लोग मार्था को बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में देखते हैं। वहाँ पर दूसरे जो होते हैं सोल्जर वो भी आ जाते हैं और इन्हें मारना शुरू कर देते हैं, इसके बहुत सारे गोलियां मारते हैं। इसके बाद हम मार्था को एक बेड पर पड़ी हुई देखते हैं और उसके साथ एक कुत्ता भी है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो इसे बताती है कि ये व्यक्ति 45 कंट्री के साथ ये लड़ रहे हैं। तो इसे कहते हैं कि मिस उस्तानियन सोल्जर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हें हट करना चाहती तो पहले ही कर देती। कभी वो औरत बाहर जाती है और मार्था एक तस्वीर देखती है इस औरत के किसी बच्चे के साथ। फिर इसके बाद मार्था बाहर जाती है, अपनी यूनिफॉर्म के बारे में पूछती है उस औरत से। वो कहती है कि वो कपड़े मैंने बाहर फेंक दिए, तुम मेरी बेटी के कपड़े पहन सकती हो। तो मार्था उसे कहती
कहती है कि हाँ मैंने वो तस्वीर देखी, क्या वो आपकी बेटी है? तो वो औरत कहती है कि उसे वो इन कपड़ों की ज़रूरत नहीं, वो पिछले साल ही जंग की वजह से मर गई। सैड। तो फिर वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस वाला आ जाता है, तो मार्था उसे देखकर अंदर चुप जाती है क्योंकि दूसरी कंट्री वाले हैं ना। तो वो उस औरत को बताता है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, यहाँ पर बहुत से दूसरे कंट्री के लोग भी छुपे हुए होंगे। वो कहती है कि कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इसके बाद वो औरत इसे बताती है कि बहुत से रिफ्यूजीज इस विलेज में रुके हुए हैं जिनकी घर तबाह हो गई इस वॉर की वजह से, और उस्तानिया वालों ने तुम जैसी छोटी सी लड़की को वॉर में भेज दिया, कितने बुरे हैं वो लोग। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़ना चाहते थे, ये तुम्हारी ही गलती है वेस्टर्न वालों की। और कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। तो वो औरत इससे कहती है कि वेल ठीक है, तुम चली जाओ, ऐसे जब तक तुम यहाँ पर हो मुझे भी खतरा होगा। वो कहती है कि ठीक है। फिर इसके बाद जब रात होती है तो वो औरत सो रही है, इसे औरत को देखती है, कुत्ते को पैट करती है और वहाँ से चली जाती है रात को। तब ये बहुत ज़्यादा दूर पर चली जाती है और वहाँ पर रेस्ट करने का सोचती है। अब इसके बाद ब्रेड भी बहुत कम बची है, तब ये मैप निकालती है, उसे देखती है और सोचती है कि डियर हेनरी, वेस्टर्न की रात बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, रात का स्काई। मैं जब वहाँ पर वापस पहुँचूँगी मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। तब ये कुछ बाय करने के लिए जाती है एक शहर में, जहाँ पर वो आदमी से दुकानदार कहता है कि तुम्हारे पास राशन कार्ड होना ज़रूरी है। तो ये कहती है कि मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। तो वहाँ पर भाग जाती है वहाँ से ये। तब ये क्या करती है, अपने बाल काटने का सोचती है, तो ये अपने सारे बाल ही काट देती है, वैसे मर्द को औरतों की तरह बन गई। फिर से अपना सफ़र शुरू कर देती है। ये कहीं पर थक कर गिर जाती है, वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। तो वो सोल्जर को पता चल जाता है कि ये एक उस्तानियन लड़की है, तो वो इस पर गन पॉइंट कर देता है और इसे मारने वाला होता है एक आदमी, लेकिन दूसरा आदमी से कह देता है कि छोड़ो, और पहले ही ख़त्म हो चुकी है तो छोड़ दो इसे तुम लड़के को। तो इसके बाद वो इसे छोड़कर चले जाते हैं ऐसे ही। तो अब ये फिर से अपना सफ़र शुरू कर देती है और उस्तानियन की जो टेरिटरी होती है उसमें तो घुस जाती है, लेकिन वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो कुछ वहाँ पर जो क्लीन अप वाले होते हैं वो इसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। एक ट्रक सा होता है जहाँ पर और भी रिफ्यूजीज होते हैं इसके साथ, और ये कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इतने सारे सोल्जर्स यहाँ पर बेघर हो चुके हैं। अभी वहाँ पर एक आदमी से देखकर कहता है कि तुम तो वही मारता हो ना उस्तानियन वाली, मैंने तुम्हें न्यूज़ में देखा था, मैंने सुना कि तुम्हारे सारे टीममेट मारे गए, ये लो पानी पी लो। तो वैसे पानी पीने के लिए देता है। तब वहाँ पर एक दूसरा सोल्जर कहता है कि ना ही हम लोग जीते ना ही हम लोग हारे, ऐसे बिला वजह लड़ने का फ़ायदा ही क्या था। बात तो ठीक ही कह रहा है, लड़ने का क्या फ़ायदा भैंस की। तो मार्था उस दूसरे आदमी को थैंक्स कहती है, जो कहता है कि मैं हूँ पॉल, मैं हूँ बर्लिन से। तो मार्था कहती है कि मैं भी बर्लिन से हूँ। तो इसका पता बताता है कि जब हम इस ट्रक से उतर जाएंगे फिर हम इस एक ट्रेन में बैठेंगे जो हमें हमारे घर पर लेकर चली जाएगी। तभी एक लड़का इसे कहता है कि मार्था जब हम घर बर्लिन पे पहुँचेंगे क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मार्था कहती है कि नहीं कर सकती। वो कहता है कि पहले ही तुम्हारा कोई शोर है? तो वह कहती है कि नहीं, मैं पहले किसी से प्यार करती हूँ। तो वो इसे देखकर खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है समझ गया। तब ये सभी लोग ट्रेन में सफ़र करके बर्लिन पहुँच जाते हैं, सारे सोल्जर बहुत खुश होते हैं। तो ये ट्रेन से उतरती है और कहती है कि हम लोग फाइनली अपने घर पहुँच गए। तभी मार्था अपने घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर इसके पेरेंट इसे देखकर हक कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं। फिर खाना भी खाते हैं सभी लोग मिलकर। फिर मार्था तैयार हो जाती है बाहर जाने के लिए। फिर वो बाहर जाती है, कभी स्कूल में जाकर अपने एक पुराने टीचर से भी मिलती है। फिर वहाँ पर एक टीचर आता है जो इसे कहता है कि मिस मार्था क्या अभी आप ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको देखकर। न्यूज़ में सुना था कि आपकी सारी बर्लिन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आप अभी भी ज़िंदा है, मैं खुश हूँ। इसके बाद मार्था इससे हेड मास्टर साहब का एड्रेस ले लेती है और वहाँ से उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी मार्था एक आदमी के साथ टकरा कर नीचे गिर जाती है। वो आदमी इसे हाथ आगे बढ़ाकर खड़े होने को कहता है। तो मार्था उसकी तरफ देखती है और ये पहचान जाती है कि ये तो हमारे हेनरी यानी हेड मास्टर साहब ही हैं। हेड मास्टर साहब इसे पहचान जाते हैं, मार्था ये तुम हो? तो ये दोनों हक कर लेते हैं बहुत अच्छी और रोने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है, तो कहती है कि हेनरी क्या मैं पूछ सकती हूँ ये औरत कौन है? तो हेनरी उसे बताता है कि ये आर्मी में थी, कभी जिंदा बचकर आई है। तो औरत उसे कहती है कि वाह, क्या तुम इसे डिनर पर इनवाइट करोगे हमारे साथ? तो मार्था हेनरी से पूछती है कि ये औरत कौन है? तो हेनरी बताता है कि ये मेरी वाइफ है, हम लोग कुछ दिन पहले ही शादी हुई है हमारी। तो मार्था की तो पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती है, दिल टूट गया बेचारी का। और ये स्टोरी मार्था बेकी को बता रही होती है, तो बेकी अब प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि आपने मिस्टर हेनरी को उनसे छीना क्यों नहीं उस औरत से? तो मार्था कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो औरत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी जो उनकी वाइफ बनी थी। और फिर इसके बाद मार्था ने अपना डांस करना फिर से शुरू कर दिया था और हेनरी और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश थे एक साथ। तो बेकी कहती है कि मैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आपके साथ क्या हुआ, आपका दिल टूट गया? तो वो कहती है कि बेकी ये दुनिया ऐसी चीज़ों से ही भरी हुई है, हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा तुम चाहते। मैंने दूसरी वॉर में भी हिस्सा लिया था और मुझे पता चल गया था ये वॉर वगैरह जो होती है ये
ये बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, बेकार होती है। और फिर आने बैकी कुछ कहना चाहती है लेकिन मार्था उसे रोक देती है और कहती है कि क्या प्लीज़ आप इसे एक सीक्रेट रख सकते हैं मेरी इस बात को। इसके बाद वो कहती है कि मुझे किसी काम पर जाना है, तो वो कहीं पर पूल लेकर चली जाती है जो कि कब्रिस्तान होता है। तो वे कब्रिस्तान में उसे हेडमास्टर हैनरी भी मिलते हैं जो इससे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम भी फ्लावर लेके आई हो। तो वो कहते हैं कि मैं हर साल यहाँ पर फ्लावर लेकर आती हूँ और ये आपस में ऐसी बातें करते हैं। तो मार्था ऐसे कहती है कि कुछ चीज़ें अभी तक नहीं बदली, जैसे कि तुम्हारा एक बहुत बुरा डांसर होना। तो वो कहता है कि वेल मैं पहले से तो अच्छा ही हूँ अब। तो फिर ये आपस में हंसते हैं और फिर हैनरी से पूछता है कि क्या आप इसके बाद मेरे साथ एक चाय पीने चलेंगी। तो वो कहती हैं कि हाँ ठीक है, आज मौसम भी वैसे अच्छा लगा। अभी एपिसोड के शुरू में आन्या कह रही होती कि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है और कुछ काम कर भी नहीं रही होती बल्कि लेजी पड़ी होती है। तो लोयड इसे होमवर्क करने के लिए बिठा देता है, कहता है कि तुम्हें स्कूल से छुट्टी है तो तुम होमवर्क से भाग सकती हो। तभी आन्या टीवी पर सील्स का शो देती है। सिक्की भी बता रहे होते हैं कि कुछ सीजन की वजह से यहाँ पर आए हैं। तो आन्या भी अपने पापा से कहने वाली होती है कि पापा मुझे भी देखने। तो लोयड कहता है कि नहीं, तो वो रोने लग जाती है कि मुझे जाकर देखने हैं सील, और कहती है कि देखो बॉन्ड की तरह था है। तो लोयड कहता है कि ये कोई रीज़न नहीं बनता वहाँ जाकर उसे देखने। तो आन्या कहती है कि मुझे रिसर्च करनी है सील के ऊपर। तो वो कहता है कि हम इसके लिए एक्वेरियम भी जा सकते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे वहीं पर जाना है वहीं। तभी पीछे से योर भी आ जाती है जो इन्हें देखकर खुश हो रही होती है। तो लोयड कहता है कि हर टीवी चैनल पर बस यही दिखाई जा रहे हैं सीज। तो योर कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसी न्यूज़ आई जा रही है, इसका मतलब है कि दुनिया में अभी पीस चल रहा है। तो लोयड कहता है कि हाँ ठीक कह रही है तुम, पहले ही तो मेरा मिशन। तो इसके बाद ये सभी लोग रिवर पर आ ही जाते हैं उस सील को देखने के लिए, लेकिन वो सील वहाँ पर नहीं होता। तभी वहाँ पर बैकी भी आ जाती है जो इनसे कहती है कि तुम भी वो सील देखने के लिए आई हो। फिर ये सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और बैकी लोयड के बारे में सोच रही होती है कि देखो मेरा लोयड भी आया। फिर इसके बाद बैकी आने से पूछती है कि तुम्हें सील दिखा। वो कहती है कि नहीं। तभी बैकी दूर देखती है जो वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं। तो वो कहती है कि जरूर वहाँ पर वो सील होगा, चलो जाकर देखते हैं। तो लोयड अंदर सोचता है कि हम लोग ऐसे ही किसी के मीडिया में ब्रॉडकास्ट में कवर नहीं डाल सकते। तो अन्य भी उसका दिमाग पढ़ के कहती है कि नहीं, मैं बस यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आई। तो बैकी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है कि बेली नाम की सील आ क्यों नहीं रही, इतनी ज़्यादा रोड हो रही है, मैं जंग शुरू कर दूँ इसके खिलाफ। लेकिन वो उसकी जो मार्था होती है उसे रोक देती है और कहती है कि जंग नहीं करनी चाहिए ऐसे। फिर बैकी कहती है कि चलो मैं अब घर जा रही हूँ। तो ये अपनी मार्था के साथ घर चली जाती है। तो पीछे से आने कहती है कि मैं भी बोर हो रही हूँ, ये पहली क्यों नहीं आ रही, क्या ये रोड है। तो योर से कहती है कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का अलग हक है, वो भी आ जाएगी जगह दिल करेगा। तो अन्य कहती है कि तब तक मैं खेलने जा रही हूँ। लॉर्डी से कहता है कि रिवर से दूर रहे। तो फिर लॉर्ड और योर इकट्ठे बैठ जाते हैं नीचे और योर कहती है कि कभी कभार सारी स्ट्रेस भूल कर ऐसे सुकून से बैठना भी कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो लॉर्ड कहता है कि हमने पहले भी किया था एक बार जब हमारी शादी हुई थी ना जी। और कहती है कि हाँ इतना प्यारा था। तो ये लोग आपस में ऐसे बातें करते हैं और इकट्ठे बैठते हैं और लॉर्ड आन्या भी बॉन्ड के साथ कह रही होती है। तभी आन्या को सील नजर आ जाता है पानी में। तो उसके करीब जाती है लेकिन लॉर्ड इसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना खतरनाक की। तभी इसकी नजर सील पर पड़ती है और कहता है कि ये सील यहाँ पर भी हुई थी, शायद यहाँ पर ज्यादा फूड होगा। तो सील सोच रहा होता है कि इंसान हमेशा डरावने होते हैं यानी खतरा। तो वे पहले अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। तो ये लोग बैठ जाते हैं और अन्य कहती है कि सील कितने लेजी होते हैं। तो वही और कहती है कि शायद वो अकेली है। लॉयड कहता है कि जरूर ये अपने जो बैच होगा उससे बिछड़ गई होगी। तो ये और इशारा करके समुंदर की तरफ उस सील को कहती है कि समुंदर उस तरफ है बैली। तो सील क्या करता है उसी तरफ चले जाता है और कहती है कि ये इसने मेरी बात समझ। तभी वो सील इन्हें एक रॉक पिछला कर देकर चला जाता है वहाँ से। लॉयड उसे देखकर कहता है कि कितना ज्यादा स्मार्ट क्रीचर है वो। तभी वो जो होता है क्रॉफिश बॉन्ड के नाक पर काट लेता है बेचारा बॉन्ड। तो फिर ये आन्या कहती है कि बेलबैक की घर जा चुकी है तो मैं भी अब अपने घर जाना चाहती हूँ। तो फिर ये लोग बैठते हैं अपनी कार में। लॉयड से कहता है कि अपना जो भी तुमने रिसर्च की है उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री लिखना। तो लेकिन वो लेजी होने का कहती है। तो लॉयड कहता है कि लेजी हो मत होना, तुम्हें अपना पूरा होमवर्क करना। तो ये लोग चले जाते हैं कार। तो अभी हम डेमियन को देखते हैं और उसके चेलों को जो कि लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। डेमियन किताब पढ़ रहा होता है क्योंकि उसे स्टेला हासिल करना है ना, स्टेला स्टार बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा होता है वो। तब एक आदमी ला कर इन्हें कुछ पुरानी किताबें पढ़ देता है। तो डेमियन उस किताबों को पढ़ता है और उसे उसमें से एक ट्रेजर का मैप मिलता है। तो वो क्या करता है अपने चेलों को लेता है और कुछ बटलर्स को लेता है और जंगल की तरफ निकल जाता है उसे खेल। ये लोग वहाँ पर जाकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स पार करते हैं, बहुत सारे खतरनाक काम करते हैं। यानी कि ऊपर स्नेक पे अटैक लेता है लेकिन बटलर इन्हें बचा लेता है इनका। तभी ये ऐसे ही थोड़ी सी वहाँ पर रिसर्च करते हैं तो डेमियन के ऊपर एक मकड़ी आकर बैठ जाती है। उससे डर कर आगे भागने लग जाता है। बटलर भी उसके पीछे भागते रहे कि वहाँ नीचे गिर जाता है डेमियन। तो इसकी नज़र एक बड़े से फ्लावर पर पड़ती है। तो कहता है कि कितना बड़ा फ्लावर है, आज शायद अब मुझे स्टार मिल जाएगा, मैंने नई डिस्कवरी कर दी। लेकिन उसका जो बटलर होता है कि वो कहता है कि ये पहले ही डिस्कवर्ड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, सबसे बड़े फ्लावर की स्पीशीज, यानी इसका नाम है क्लैशकोरन। कितना अजीब नाम है भैंस की आंख। और इसे कुछ लोग विच से करीब भी बुलाते हैं, विच की करीब। तो वो कहता है कि अगर तुम लोग इसकी फोटो ले लोगे तो शायद तुम्हें वहाँ पर कुछ इज्जत मिल जाए स्कूल में जाकर।
तो डेमियन कहता है कि तो मुझे स्टार नहीं मिलेगा। तो उसके चेले कहते हैं कि ये भी चलो ठीक ही। तो फिर वो उसके कुछ तस्वीरें रहते हैं, तो फिर वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। इसकी डेमियन अपने जो होता है बटलर उसके साथ बैठता है हेलीकॉप्टर में। कहता है कि चलो मुझे भूख लगी, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। बटलर कहता है कि आप अपने मैशन में नहीं जाना चाहते? तो वो कहता है कि मैंने ऐसा कहा, मैं नहीं जाना चाहता वहाँ। तो उसका बटलर कहता है कि मैं सोचता हूँ कि आपको अपनी मोम को भी वहाँ बुला लेना चाहिए। तो डेमियन कहता है कि तुम मेरी मोम को कुछ उल्टा सीधा बताना चाहते हो ना? तो वो कहता है कि क्या मतलब आपका? तो डेमियन उससे कहता है कि वही अन्य लड़की के बारे में। तो बटलर कहता है कि हाँ, वही डांस जो आपने उस लड़की के साथ किया था। तो डेमियन उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। तो पायलट कहता है कि प्लीज़ ठीक तरीके से बैठ जाइए, नहीं तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा, यानी हेलीकॉप्टर। की यहाँ कितना ज़्यादा मेरे यार, ये इतना पैसा है। एपिसोड के शुरू में हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं जो कि अपनी वही उल्टी और सीधी हरकतें कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह। फिर इसके बाद वो अन्य भी मिलता है, उसके साथ खेलता है। फिर हॉर्स रेसिंग के लिए जाता है। तभी वो एक लड़की के साथ मिलता है जो इससे कहती है कि मूवी देखने चलें। तो ये उसके साथ मूवी देखने के लिए तैयार होने लग जाता है। फ्लावर लेकर जाकर अपने घर पर, लेकिन वहाँ पर कुछ गुंडे से होते हैं जिस पर हमला कर देते हैं। फिर ये उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ता है, गोलियाँ चलाता है। फिर इसके बाद ये फाइनली उस लड़की के साथ डेट पर चला ही जाता है मूवी देखने के लिए। दोनों मूवी देखकर बाहर आते हैं। फिर ये जा रहा होता है खुशी से, मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर गया। लेकिन इसके पीछे से एक आदमी आ जाता है जो इस पर गन पॉइंट करता है, डर जाता है। लेकिन उस गन में से भैंस की आंखों जो होते हैं सेलिब्रेट करने वाले फूल से वो निकल आते हैं। और वो कहता है कि मैं तो बस सेलिब्रेट करना चाहता था तुम्हारी खुशी को। और वो इससे कहता है कि मेरे पास अभी भी मूवीज़ की कुछ टिकट्स हैं, क्या हम दोनों चले मूवी देखने? फिर ये कहता है कि ठीक है। फिर ये दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। तो इसके बाद हम डेमियन का जो घर है, बड़ा सा मैंशन है इसकी, यहाँ वहाँ पर कुछ निके जो होते हैं गार्ड्स उन्हें देखते हैं। एक जो लड़की होती है वह बग को मार देती है। तो डेमियन का बटलर कहता है कि बस बग को मारना ज़रूरी था। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि डेमियन साहब को बग से बहुत ज़्यादा नफरत है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी बग ना हो उनकी वजह से। तो अभी हम डेमियन को देखते हैं जो अपने बड़े भाई का डोर होता है, डोर उसे खड़का रहा होता है और कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे होमवर्क करने में? तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, तुम जाके नौकरों से कह लो। तो फिर इसके बाद डेमियन थोड़ा सा उदास होकर जा रहा होता है, कहता है कि मुझे अब खुद ही अपना होमवर्क करना पड़ेगा। तभी इसका जो डॉग होता है मैक्स इस पर छलांग लगा देता है, इसकी वजह से ये पानी में गिर जाता है। इसके गार्ड्स आकर इसे निकालते हैं और ये वही वाला डॉग है नेक्स्ट। तो ये पैट करता है अपने डॉग को। तभी इसका जो बटलर होता है वो कहता है कि बहुत वक्त के बाद तुम्हारी सारी फैमिली इकट्ठे डाइनिंग कर रही है। तो कहता है कि इकट्ठे सभी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से डेमियन का बाप निकलता है जो कि हमेशा की तरह अजीब ही लग रहा था। इसकी आँख कैसी आँखें इसकी। तो डेमियन बहुत ज़्यादा वो होता है टेंशन में और कहता है कि पापा यहाँ पर आने वाले हैं, मैं क्या करूँ? तो बटलर कहता है कि आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स करें, हाँ आपके डैड ही तो हैं। तभी वहाँ पर इनकी जो बाकी फैमिली मोम और भाई वो भी आ जाते हैं। सभी लोग इकट्ठे बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। कितनी बहस की है, अजीब फैमिली इनकी, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं क्या? तो डेमियन की मोम फाइनली कुछ बोलती है, अपने उससे पूछती है अपने हस्बैंड से आपका काम कैसा था? तो वो कहता है कि ठीक था। बस उसके बाद फिर से शांत, कोई नहीं, वो हो रहा था, खाना ही खाई जा रहे हैं। डेमियन कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन रुक जाता है। भाई भी खामोशी से बैठा है, माम भी ऐसे ही बैठी हुई है। फिर वो तो भैंस की क्या कहूँ इसे, इसकी आँख होगा। फिर डेमियन अपने बाप से बोलने की कोशिश करता है, वो उसकी तरफ देखता है तो फिर से मुंह को पीछे कर लेता है और अपनी माँ की तरफ देखता है जो किसी और तरफ मुंह कर लेती है। भैंस की कैसी फैमिली, क्या हो रहा है इनके घर में, कैसे अमीर लोग हैं, बात ही नहीं करते आपस में। तो फिर जो डेमियन का बड़ा भाई होता है खाना खत्म कर लेता है और खड़ा हो जाता है। फिर डेमियन की माँ भी खड़ी हो जाती है, तो कहती है कि अब मैं चाहती हूँ एक्सक्यूज मी। वो वहाँ से चली जाती है कुछ कहे बगैर ही। तो डेमियन का जो बाप होता है वो भी खड़ा होता है, कहता है कि आज की इवनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सालों कुछ कहा तो है ही नहीं तुमने। तो डेमियन से कहता है कि अपना खाना ठीक से चबाओ, कि तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो वहाँ से वो चला जाता है। तो डेमियन उनकी तरफ देखता है, इतनी सी बात की खुश हो गया मैं उसकी आंखों, और कहता है कि जी फादर, और खाना खाना शुरू कर देता है। तो वो अपने बटलर होता है उससे पूछता है कि जी फादर का इससे क्या मतलब था आज की इवनिंग से? तो वो कहता है कि तुम्हारे डैड का मतलब था कि आज उन्होंने तुम सबके साथ खाना खाकर एंजॉय किया, तो मैंने लगता है ये मतलब था। तो वो कहता है कि हाँ शायद, कैसा एंजॉय? अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं कि अन्या और अपनी फैमिली के साथ किसी फेस्टिवल में आई है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो लोग सोचता है कि ये लेडी पैट्रियट यानी डेमियन की माँ ने ही अरेंज कराया है ये फेस्टिवल, तो ज़रूर वो भी यहाँ पर होगी, मुझे बस ये और उसकी दोस्ती करानी है अपने प्लान सी के लिए। तो अन्या सोचने लग जाती है प्लान सी, फिर तो डैड मुझे अबांडन कर देंगे, प्लान बी पर काम करना होगा, मुझे दोस्ती करनी होगी उस लड़के के साथ, डेमियन के साथ। तभी हम डेमियन को भी देखते हैं जो भी अपने चेलों के साथ और बटलर के साथ यहाँ पर आया हुआ है। वो कहता है कि मुझे अब घर जाना है, मैं थक गया हूँ। उसके बटलर कहता है कि मैंने आपको बताया नहीं लेकिन आपकी मोम भी यहाँ पर है। तो वो कहता है कि कहाँ है मेरी मोम? तभी इसकी नज़र पड़ती है अन्या पर और सभी, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो अन्या कहती है कि शट अप यू डमी। सभी आपस में ऐसे ही लड़ना शुरू कर देते हैं, अन्या और उसके चेले। तभी जो होते हैं बटलर डेमियन को, वो इनसे माफ़ी मांगने लग जाते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, हमारे जो ये भी हैं बच्चे इनकी तरफ से। तो लोग कहता है कि मैं अपनी बच्ची की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, उसने जो भी कहा। तो ये दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग कर अपने अपने रास्ते चल जाते हैं।
तो अभी आन्या अपनी फैमिली के साथ जा रही होती है, तभी वो वहाँ पर बेकी से भी मिल जाती है और बेकी अपनी फैमिली के साथ हुई है मोमो डैड के साथ। तो उसके बेकी के जो डैड होते हैं लॉर्ड फॉर्चर से कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, मेरी बेटी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। तो लॉर्ड भी उनसे मिलता है और लॉर्ड अपने दिमाग में अपनी खिचड़ी बनाई जा रहा है भैंस की आँख नए आईडी। आन्या बेकी से मिलती है, बेकी कहती है कि हम दोनों कहीं घूमने चले। बेकी कहती है अपने डैड को, डैड बस कीजिए बोलना दिमाग में। तो अभी वहाँ पर जो इनका बड़ा सा क्लासमेट है वो भी आ जाता है अपने डैड के साथ, फौजी हैं इसके डैड बहुत बड़े। तो डेमियन से मिलता है, डेमियन कहता है तुम भी यहाँ पर आए हुए हो। तभी लॉयड भी उन्हें देखता है और सोचने लग जाते हैं, फौजी है ना उसका डैड, कि इसके साथ में मुझे दोस्ती अच्छी करनी पड़ेगी। तो अन्य के अपना उसका दिमाग पढ़कर उस बड़े लड़के के साथ पास चली जाती है और कहती है कि हेलो बड़े लड़के। जो दूसरा प्रपोज फेंकता है तो वो कहती है कि हेलो मिस आन्या। तभी वहाँ पर इनका एक और क्लासमेट आ जाता है, भैंस की आँख बुरी क्लास ही जमा। तो लॉर्ड इसके डैड के बारे में सोचता है कि हाँ फॉर्मर CEO है, अभी इससे मुझे कोई भी काम नहीं। तो भी वहाँ पर उनके बहुत ही ज़्यादा क्लासमेट जमा हो जाते हैं, भैंस के यहाँ सारे आन्या को घेर लेते हैं। उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी, लॉर्ड सोचता है कि मेरी बच्ची इतनी ज़्यादा फेमस हो गई, भैंस की यहाँ प्राउड होता है वो। तो इसके बाद एक जो क्लासमेट का होता है बाप, वो पूछता है बटलर से कि यहाँ पर डेमियन के डैड नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं उनके बारे में नहीं अभी जानता कि उनकी मीटिंग के बारे में। तो लॉर्ड सोचता है कि क्यों बताएंगे ये लोग तुम्हें, अगर इन्हें पता भी होगा। तो भी वहाँ पर एक रिंग वाली गेम होती है, बोतल के ऊपर रिंग डालनी होती है। तो डेमियन लड़कियों से कहता है कि जो भी इसमें हारा गेम है उसे फेस्टिवल छोड़ना पड़ेगा। तो जब बेकी के डैड होते हैं वो ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि मेरी बेटी के बारे में कैसे हो। तो ये लोग ऐसे ही आपस में लड़ते रहते हैं। बेकी योर से पूछती है कि मास्टर क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो भी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को देख रहे होते हैं, लॉयड भी देख रहा होता है उन्हें। और फिर उस गेम में डेमियन जीत जाता है और आन्या से कहता है कि जैसा रूल था अब निकल जाओ यहाँ से। तो आन्या रोने लग जाती है उसे देखकर। तो लॉयड तो डेमियन भी बहन की शर्माने लग जाता है। तो अभी ये लोग एक फॉर्चून जो होता है ना, जहाँ पर वो किस्मत बताती है औरत, उस जगह पर पहुँच जाते हैं। आन्या उसके अंदर जाना चाहती है। बेकी उसे कहती है कि मैंने सुना है कि वो बता सकते हैं कि आपकी शादी फ्यूचर में किससे होगी, किसके लवर बनेंगे आप। डेमियन भी इसे देखकर शर्मा रहा होता है। तो डेमियन के जो होते हैं बटलर, इनसे पूछते हैं कि आप भी जाना चाहते हैं फॉर्चून देखने के लिए। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं ना, हम ऐसा क्यों करेंगे। तो इसके बाद फिर आन्या और बेकी उस वहाँ पर आ जाते हैं। अभी पहले बारी आती है आन्या के, तो आन्या के साथ और अंदर जाती है। तो वहाँ पर जो फॉर्चून बताने वाली औरत होती है वो इनके तरफ आती है और नीचे गिरने वाली होती है। तो योर उसे बचा लेती है। तभी उसका जो निकाब होता है वो उतरता है और वो कोई और नहीं होती बल्कि डेमियन की माँ ही होती है। योर उसे देखकर पहचान जाती है। आन्या भी देखती है कि ये तो वही औरत है। तो ये दोनों आपस में बातें करते हैं। डेमियन की मोम योर से कहती है कि तुम वादा करो ये किसी को नहीं बताओगे। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं किसको नहीं बताने वाली। तभी आन्या कहती है कि मुझे अपना फॉर्चून जानना है, क्या मेरी और डेमियन की दोस्ती होगी। तो औरत कहती है कि डेमियन मेरा बेटा, और सोचती है कि डेमियन भी यहाँ पर आए हैं जी तुम्हारी। तो मैं खैर फिर इसके बाद वे जाकर बैठ जाती है टेबल पर। वहाँ पर कुछ कार्ड से कुछ अजीब सा काम करती है। आन्या भी देख रही होती है। तो कहती है कि तुम डेमियन के साथ दोस्ती करना चाहती हो, देखते हैं कार्ड। पहला कार्ड निकालती है और कहती है कि मुझे नहीं पता क्या मतलब इसका, मैं इसके कुछ भी नहीं पता। इसे एक ग्रीन रीपर वाला कार्ड निकालती है और कहती है कि देखो तुम्हारे साथ ग्रीन रीपर खड़ा है, और को कहेगी। तभी डेमियन की माँ आन्या से पूछती है कि आन्या क्या तुम डेमियन को पसंद करती हो। तो भी आन्या कहती है कि नहीं, मैं उससे नफरत करती हूँ, वो मुझे बुली करता। तो वो कहते हैं कि ओ वेल सॉरी, सुनकर मुझे बुरा लगा। तो इसके बाद ये डेमियन के बारे में सोच कर अजीब सा चेहरा बना लेती है। आन्या भी इसको दिमाग पड़ती है। तो ये और इसे कहती है कि आप ठीक तो है ना। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वही औरत सोचती है कि मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद अपने शोहर से डरती हूँ। तो आन्या कहती है कि क्या इनकी फैमिली में सभी लोग ऐसे ही हैं, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। तो ये और कहती है कि अन्य क्या बोल रही हो। तो वो औरत कहती है कि वेल बातचीत अब यहाँ पर ख़त्म हुई कार्ड्स की। और वो औरत वहाँ से खड़ी होकर जाने वाली होती है। तभी और पीछे से कहती है कि वेल मलिंडा क्या हम में भी। और फिर सीन कटा होता है। हम डेमियन को कुछ गेम खेलते हुए देखते हैं अपने चेलों के साथ। वहाँ पर बेकी भी बैठी हुई है और लॉयड इनके पेरेंट्स के साथ बात कर रहा है। तभी पीछे से अन्या योर के साथ आ जाती है। अन्या बेकी को बताती है कि उस औरत ने बताया कि मेरे साथ ही ग्रीन रिपर खड़ा था। वो कहती है वो कितना स्कैरी है। तो योर कहती है कि नहीं अन्या, मैं ग्रीन रिपर नहीं हूँ, खुद को समझी जा रही है। तो बेकी बताती है कि मेरे वाले ने कहा कि तुम्हें बड़े मर्दों से छिछोरापन करना रोक देना चाहिए। कहती है कि मैंने ऐसा करा। और सानिया से पूछती है कि और क्या बताया उसने प्यार के बारे में। तो आन्या कहती है कि अगर किसी ने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया तो मुझे मेरा प्यार बनेगा। मैं इसकी आँखें अजीब सी बातें करती है। तो डेमियन भी उसे देखकर शर्माता हुआ कहता है कि तुम्हें बुलाएगा ही कौन अपने घर। तो इसके बाद ये ऐसे ही बातें करते हैं। तो रात हो जाती है, सारी फैमिलीज अपने अपने घर जाना शुरू कर देती हैं। तो डेमियन देखता है कि आन्या ने अपनी मोम का हाथ पकड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि इतनी बड़ी होगी फिर भी अपनी मोम का हाथ पकड़ती है। तभी आन्या उससे कहती है कि डेमियन तुम्हारी मोम भी तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। तो वो शर्मा जाता है।
और फिर से उससे लड़ना शुरू कर देता है। तभी उसके पीछे से योर आ जाती है जो डेमियन से कहती है कि डेमियन अन्य की कह रही है, मैं जितना मलिंडा को जानती हूँ वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो डेमियन शर्माता है और वहाँ से भाग जाता है। उसका बटलर उसे पीछे से बस लगाता है। फिर योर से कहता है कि आपसे आज मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं खुश हुआ कि मैं अपने मास्टर को यहाँ पर लेकर आया। तो इसके बाद वे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लॉयड और यान्या से पूछता है कि तुम्हें मज़ा आया, तो वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा। तो अब हम लॉयड के हॉस्पिटल का देखते हैं सीन, जहाँ पर लॉयड का जो सीनियर है वैसे कह रहा होता है कि आज एक नया वीआईपी पेशेंट आया है जो कि है फॉर्मर फर्स्ट लेडी यानी डेमियन की माँ, जो वहाँ पर खड़ी और कहती है कि मुझे हॉस्पिटल की स्मेल से नफरत है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे योर ने यहाँ पर आने के लिए कहा था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर योर इसे बता रही होती है कि उस हॉस्पिटल में मेरा शोहर एक साइकेट्रिस्ट, और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है मेंटल या फिजिकल तो वहाँ पर मेरे शोहर के पास जा सकती हो। तो वो कहती है कि ठीक है आने, और तुम इतना ही कहती हो तो मैं चली जाऊँगी। तो आने सोच रही होती है कि मामा तो पापा के मिशन को भूत दे रही हैं। अभी प्रेजेंट में डेमन की माँ सोच रही होती है कि कहीं मैं यहाँ से निकाल तो नहीं ले जाऊँगी। तो उसकी जो होती है साथ उसकी औरत, वो कहती है कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं निकाले जाएंगे, ऐसी नेगेटिव बातें कर रही होती है। तो ये बातें ना डेमन का जो होता है सीनियर, वो सॉरी लोल का सीनियर उसे बता रहा होता है कि वो ऐसे बातें कर रही थी कि कहीं वो यहाँ से निकल तो नहीं जाएगी। तो लॉर्ड इससे कहता है कि आप परेशान मत हो, आप ये काम मुझ पर छोड़ सकते हैं, मुझ पर भरोसा। एपिसोड के शुरू में हम लोग लॉर्ड फॉर्चू को देखते हैं जो कि मेलिंडा यानी डेमन की माँ से बात कर रहा होता है कि आपको देखकर खुशी हुई, मैं आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। तो वो एक लड़ाई वाले स्टैंस में खड़ी होती है। लॉर्ड भी उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। फिर ये दोनों बैठते हैं। लॉर्ड इससे कुछ सवाल वगैरह पूछता है कि आपको कौन कौन सी परेशानियां हैं ऐसा वगैरह। तो ये बताती है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं ऐसी हूँ। जब मैं योर से मिली थी तो मुझे पता चल गया था कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं और मुझे सिर्फ वाइस चेयरमैन की वाइफ की तरह नहीं देखते, और तुम्हें देख कर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो वो कहता है कि वेल मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ, मेरे अंदर भी कुछ खामियां वगैरह हैं। तो अभी वो मेलिंडा जो होती है अपनी सेक्रेटरी को बाहर भेज देती है और फिर आपस में बातें करते हैं। बताती है कि हम पहले भी यहाँ पर एक पेशेंट थी। लॉयड फाइल चेक करता है और कहता है कि हाँ आप पहले भी थे वॉर के वक्त पर। तो लॉयड पूछता है कि आपकी फैमिली में कुछ परेशानियाँ हैं ऐसा वगैरह जिसकी वजह से आप परेशान रहती है हमेशा। तो वो बताती है कि क्या तुम यूएफओ में यकीन रखते हो यानी एलियन वगैरह। तो वो कहता है कि वो वाली यूएफओ, वेल मुझे नहीं पता, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, हो सकता है इस दुनिया में और भी ज़्यादा हमारे जैसे क्रीचर्स हों। मैंने इसके बारे में बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं और मैं खुश हूँगा आपके साथ ऐसी बातें करके। तभी वो कहती है कि सच तो ये है कि मेरा हस्बैंड यानी डेस्मंड एक एलियन है। लॉर्ड कहता है कि दोबारा कहना, की क्या बोली जा रही है। तब ये कहती है कि मैंने बताया कि मेरा शोहर एक एलियन है। तो लॉर्ड कहता है कि आपको क्यों लगता है कि वो ऐसे एलियन है। तो ये कहती है कि मैं नहीं बता सकती, अगर उसे पता चल गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो लॉर्ड कहता है कि आप परेशान मत हो, यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो वो खड़ी होकर चिल्लाने लग जाती है तुम्हें कुछ नहीं पता। तो बाहर उसकी जो होती है साथी वो भी परेशान होती है। तो फियोना उसे रोक देती है और कहती है कि आप परेशान मत हो, डॉक्टर फॉर्जर बहुत ही अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, आप मेरे साथ यहाँ पर बैठ के बातें कीजिए। तो वहाँ पर बैठ जाती है। फिर इसके बाद हम दोबारा अंदर आते हैं जहाँ पर तो अभी लॉयड उसे काम डाउन होने का कहता है कि रिलैक्स करो, अगर आपको वो आदमी कोई नुकसान वगैरह पहुंचा रहा है तो आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए, हम लोग आपको ऐसी जगह पर भेज सकते हैं जहाँ पर आप और आपके बच्चे से। वो कहती है कि नहीं मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो लॉयड कहता है कि अगर आपको उसने फिजिकली कुछ नहीं कहा तो अल्फाजों या लफ्ज़ों से तो कुछ कह ही सकता है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि वो आदमी आपको अब्यूज़ करता है या नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पर हॉस्पिटल में आना पड़ा। वो कहती है कि फिर भी अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है सब करने की। तो वो लोग कहता है कि कभी भी देर नहीं होती किसी काम में। तो वो कहती है कि मुझे याद भी नहीं है तब कब शुरू हुआ था, जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था या दूसरा। ये कुछ वक्त पहले हुआ था जब वो अचानक से ही बदलना शुरू हो गया। वो किसी से बात नहीं करता था, सबको दूर ही रखता था सबको। फिर एक दिन मुझे समझ आ गया कि वो मेरा शोहर नहीं है बल्कि किसी और आइडेंटिटी ने उसकी आइडेंटिटी को चुरा लिया है यानी एलियन। तुम्हें मेरी बातें बहुत ज़्यादा फजूल लग रही होंगी लेकिन यही सच है। इवन मेरा जो बड़ा बेटा है उसे भी लगता है कि मेरा हस्बैंड नहीं वो एलियन दूसरों के दिमाग पढ़ सकता है। इसकी यहाँ कहीं भी तो यान्या की तरह नहीं है, सिंपली वो टेलीपैथी यूज़ कर सकता है। मुझे पता है कि अब मैं जब घर जाऊंगी तब उसे पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ पर आई थी। मैं अपने बच्चों को
बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं उनसे प्रोटेक्ट कर भी पाऊँगी। तो लॉयड कहता है कि ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा फिर। तो लॉयड उनसे कहता है कि क्या वो आपसे ऐसी बातें करता है कि आपको उसका हर काम करना पड़ेगा जो भी वो आपसे करने के लिए कहेगा। मिस डेस्मंड, मुझे लगता है कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है कि आपने उसके साथ बात करने की कोशिश की बैठकर। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने हस्बैंड को भी किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, आप मेरे पास भी उसे लेकर आ सकती हैं। तो कहने वाली होती है तो लॉयड कहता है कि हमारी प्रायोरिटी है आपकी हिफाजत करना और आपके बच्चों। तो वो कहता है कि हो सकता है कि वो एक फ्रेंडली एलियन हो। वो कहती है कि फ्रेंडली एलियन। तो लॉयड कहता है कि क्या पता, शायद वो फ्यूचर से भी आया हो, ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में रिसर्च करूँगा, हम अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो फिर लॉयड इसे एक बुक देता है और कहता है कि आप इसमें कुछ लिख दीजिए अपने बारे में कि आपको कैसे पता चला कि वो माइंड वगैरह पढ़ सकता है। तो फिर लॉयड खड़ा होता है, कहता है कि अब आप कुछ मेडिसिन वगैरह ले लीजिए, आपके फिजिकल चेकअप भी करते हैं। तो वो कहती है कि वेल थैंक यू। फिर लॉयड कहता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा, आप सफ़र कर रही हैं, हमारा ज़िम्मेदारी है आपको प्रोटेक्ट करना और आपके बच्चों को। और फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगर मेन टाइम में आपकी मेडिसिन वगैरह काम ना करे तो आप मुझसे मिलने आ सकती हैं, मैं अवेलेबल होऊंगा। तो चली जाती है। तो इसके बाद लॉर्ड फ्रोना के साथ होता है, जो लॉर्ड कहता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो वो भी कहती है कि अजीब सी बातें कर रही थी उसके साथ जो औरत थी वो भी। तो लॉर्ड कहता है कि वेल, हम जब तक पूरी रिसर्च नहीं कर सकते हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो अभी लॉर्ड घर आ जाता है, ये और उसे वेलकम करती है। तो लॉर्ड दिमाग में सोचता है कि तुम्हारी वजह से या मैं लिंडा के बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका हूँ। अन्य भी उसका दिमाग पड़ती है और कहती है कि पापा मिशन के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी लॉयड उसके बारे में सोच रहा होता है, डेस्मंड के बारे में, कि उसकी बीवी ने क्या बताया मुझे उसकी सुपर पावर्स के बारे में। तो अन्य उसका दिमाग पढ़ के कहती है कि क्या उस ईवल बंदे के पास कुछ सुपर पावर्स है। लॉर्ड के शुरू में हम लोग अन्या को एक औरत के साथ देखते हैं जो कि बिल्कुल ही अन्या की तरह नजर आ रही है, बाल भी उसकी तरह ही है। उसने अन्या का हाथ पकड़ा हुआ है। तभी अन्या की नज़र एक बटरफ्लाई पर पड़ती है और वो खुश होने लग जाती है कि ये मम्मा बटरफ्लाई। तो उसकी मोम कहती है कि हाँ वो बटरफ्लाई है। तभी वो बटरफ्लाई ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देती है। तो औरत कहती है कि अच्छा नहीं होता अगर हम लोग भी ऐसे ही आसमान की तरफ उड़ सकते। तभी आन्या उस औरत की तरफ देखती है, उसे हक कर लेती है और कहती है कि मम्मा। तो अब हम देखते हैं कि आन्या ने बोर्ड को हक किया हुआ है और सो रही है, शायद से ख्वाब देख रही थी, लेकिन इसके ख्वाब में से की असली मॉम थी जो कि शायद आगे भी देखने को मिले हमें। तभी और उसे कहती है कि आन्या बोर्ड को इससे तब मत करो सोते हुए। तभी वहाँ पर जो लॉयड आ जाता है और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो आन्या उठ जाती है और आन्या से पूछता है कि क्या तुम कुछ स्पेशल चाहती हो जो मैं बाहर से तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। तो आन्या कहती है कि मैं वो लाना चाहती थी, वो क्या था। तभी और बताती है कि पोटैटो बरडेली। तो ये और आन्या कहती है कि हाँ वो ये पोटैटो। तो लॉयड कहता है क्या ठीक है। तो आन्या अपनी मॉम को कहती है कि क्या आप मेरा माइंड पढ़ सकती है। तो वो कहती है कि आन्या मैं तुम्हारी हर चीज़ पढ़ सकती हूँ। तो लॉयड उसकी तरफ देखता है। वैसे ही कभी लॉयड जाने वाला होता है तो योर उसे आकर कहती है कि हमने ये टीवी पर देखा था जो भी ये डिश है और तो कहने लगी थी मुझे भी ये खाना है। लॉयड उसकी तरफ देखकर खुश हो जाता है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में लॉयड आने को उठा रहा होता है जो कि सो रही है। लॉयड इसे कहता है कि जल्दी उठो, बैकी और टाइमिंग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे स्कूल में, नाटक मत करो। तो वो कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे बुखार हो गया। तो लॉयड उसे घसीटता हुआ लेकर चला जाता है बाहर। और कहती है कि क्या ये बुरा नहीं होगा कि उसे बुखार है, सर्दी लगी है। तो और लॉयड कहता है कि इसके झूठों पर यकीन मत कर और उसे कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलवाना है। तो आन्या कहती है कि आप ही इतने लोगों में से ये बात कर रहे हैं। तभी और कहती है कि क्या अगर उसे सच में बुखार हुआ। तो आन्या कहती है कि मैं ठीक हूँ, चली जाऊंगी मैं स्कूल। तो इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर आन्या अपने लॉकर के पास होती है। बैकी उसे आकर गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि छुट्टियों के पास स्कूल आना कितना डिप्रेसिंग होता है। तभी वहाँ पर वो भी आ जाता है। तो डेमियन वो फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं हमेशा की तरह ये लोग। फिर वहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी आती हैं, इनके क्लासमेट ज्वाइन है गुड मॉर्निंग के। तो लड़कियाँ कहती है कि हम लोग अपनी क्लासमेट से मिल रहे थे सबसे, क्योंकि हमें नई क्लासेस में जाना पड़ रहा है ना अब अबेलिटी के तौर पर। तो उन्हें कहती है कि इससे तुम अकेली हो जाऊंगी। बेकी भी कहती है तुम तो बस क्लासिक लैंग्वेज में ही अच्छी हो। आन्या के बाद हमें क्लास में देखते हैं जहाँ पर टीचर कह रहे होते हैं कि तुम लोग अब आपसे क्लास बी में ये लैंग्वेज सीखोगे, जहाँ पर अन्य और डेमियन एक ही सीट पर बैठे होते हैं। और डेमियन उसे देखकर फिर से लड़ना शुरू कर देता है। अन्य कहती है कि प्लान बी से अब अगले साइंस के सब्जेक्ट में बेकी पी क्लास में होती है और अन्य एफ क्लास में होती है, जहाँ पर वो किसी को भी नहीं जानती वहाँ पर। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है कि हम लोग दोनों अकेले उस क्लास से, हमारी इकट्ठी क्लास। तो अन्य कहती है कि तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं कौन नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही वो अपना नाम बताया था। तो एक लड़का उस लड़की से टकरा कर आगे चले जाता है। तो वो लड़की उसे गालियाँ देना शुरू कर कहती है दिमाग। तो भी वहाँ पर एक लड़का आता है जो आने से कहता है कि तो ये मिस आन्या वही है जिसकी क्लास में 2nd पोजीशन आई थी क्लासिक लैंग्वेज में। तो आन्या कहती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं हूँ जिसने तुमसे डांस के लिए पूछा था उस दिन, मैं फर्स्ट आया था। तो इसके बाद इन सब की नज़र एक लड़के पे पड़ती है जिसके लड़कियों ने घेरा हुआ है और वो कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये किसी कंट्री का प्रिंस है, तुम्हें लगता है ऐसा कुछ होगा। और तुम्हें कोई
कोई छोटी सी कंट्री है सेप्टमा नाम की, वो वहाँ का प्रिंस है। तो अभी वहाँ पर आने एक लड़की का दिमाग पड़ती है जो कहती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। उसने क्या किया था भला, अपने नाक से गंदी चीज़ें निकाल कर उसी प्रिंस के मुंह पर मार दी थी। कहता है कि मैंने गलती से वो कर दिया था। अभी ये वो उतारने के लिए जाता है उस प्रिंस के पास, उसे छूने वाला होता है लेकिन वो छूने नहीं देता और कहता है कि तुम एक रॉयल्टी को चुना जाती है। बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसे ऐसा करने की, उतारने की, लेकिन वो ऐसा करने ही नहीं देता मुझे। तो आन्या कहती है कि इनके दरमियान तो एक वॉर शुरू होगी। तो अभी वो दोनों लड़के वॉर की तरह ही खड़े हैं मैच गेम लड़ने में। तभी आन्या आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं ये वर्ल्ड के पीस के लिए कर रही हूँ। तो आन्या उस लड़के से आकर कहती है कि मैं यहाँ पर वॉर ख़त्म करने के लिए आई हूँ, वही वॉर जो तुम्हारे स्नोर की वजह से शुरू हुई। तो वो लड़का कहता है इसे पता है इसके बारे में और ये मेरी मदद भी करने आई है। उस तान्या का फ्यूचर हमारे दोनों के ऊपर ही है। तभी आन्या उसकी तरफ छलांग आती है, उतारने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़का पीछे हो जाता है और कहता है तुम आखिर हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वो लड़का आने की तरफ देखता है और कहता है कि ये लड़की खतरनाक लग रही है मुझे, इसने पूरी पैसा जैक को अकेले ही रोक दिया था, मैंने सुना है। तभी वो इससे आन्या को एक फ्लावर देता है उससे बचने के लिए, लेकिन आन्या फ्लावर लेकर उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देती। तो अभी हम इस लड़के का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ये किसी अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है प्रिंस बनने की भैंस की। तो अभी प्रेजेंट में आन्या इसके ऊपर फूंक मारती है, बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तभी आन्या के गर्दन में क्रैक आ जाता है तो उसके हाथों का फूल गिर जाता है। लेकिन इस लड़का अपने ना चेहरे को पकड़ता है तो वो जो होता है इसके चेहरे पर वो उतर जाता है स्नोड और नीचे गिर जाता है। तो दूसरे वाला लड़का उसे पकड़ लेता है, बोर खत्म हो गई भैंस। तभी वहाँ पर अंदर टीचर आ जाती है जो इन्हें अपनी अपनी सीट लेने को कहती है। तो दूसरे वाला लड़का कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया आन्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरा जो प्रिंस होता है वह आन्या के बारे में सोच रहा होता है कि लड़की चाहती क्या मुझसे, इसने तो मुझे फ्लावर देने की भी कोशिश करी, शायद मुझे ऐसे कोई रिकॉर्ड देना चाहिए अपने किंगडम में से कोई ज्वेल महंगा सा। तो इसके बाद आन्या पढ़ाई करके बाहर आ जाती है जहाँ पर बेकी भी होती है जो इसे कहती है कि वेलकम आन्या बैक। तभी वो आन्या को उस दोनों लड़कों के साथ देखती है जो इसके इर्द गिर्द खड़े हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और प्रिंस आन्या से पूछ रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारे घर कभी आ सकता हूँ। उसे तो आन्या से प्यार ही हो गया भैंस की। हम बेकी उसे देखती है और कहती है कि तुमने क्लास में जाती है इतनी जल्दी तो हैंडसम लड़कों को पकड़ा लिया। ये ऐसी बात है। हमेशा एपिसोड के शुरू में हम लोग डेमियन को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है आन्या पर जो उन्हीं दो लड़कों के साथ होती है, एक प्रिंस और दूसरा लड़का, जो आन्या को कह रहे होते हैं कि मेरे नेशन में चलोगी। वो एक छोटा सा नेशन है लेकिन खूबसूरत है। तो दूसरा लड़का बोल रहा होता है कि मेरे साथ बॉलिंग करने के लिए चलोगी। तो डेमियन उन्हें देख कर कहता है कि नहीं मैं जेलस नहीं हूँ, मैं जेलस नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है जो भी करे। तभी बेकी डेमियन को रोक कर कहती है कि देखो आन्या उनके साथ कितने ज़्यादा मज़े कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं आन्या तुम्हें भूल जाए और उस प्रिंस के साथ शादी करके उसके नेशन में चली जाए, फिर तुम यहाँ अकेले रह जाओगे। तो हमारा डेमियन तो मैं इसकी आंख दिल में जेलस हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं डेमियन को जो प्रिंस बना हुआ है और एक मॉन्स्टर के साथ जाकर लड़ता है। अभी वो मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है और ये नींद से उठ जाता है। वो तब इसके जो चेले होते हैं वो भी उठ जाते हैं। फिर ये बैठा होता है बाहर सोफे पर। इसके चेले इसके पास आते हैं और कहते हैं कि बॉसमैन आपको कोई परेशानी है क्या। तो कहते हैं कि नहीं। तो वो कहते हैं कि मैम आपके दोस्त है, प्लीज़ मुझे बता दो। तो ये बताता है कि मेरा कोई दोस्त है जिसे कोई परेशानी है, वो किसी से छुटकारा पाना चाहता है ऐसा कुछ। तो वो कहते हैं कि हमारे अलावा भी आपका कोई दोस्त है, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे। और भी ये दिल में सोच में रहे होते हैं कि हम तो बॉस के नंबर 1 नहीं रहे फेवरेट, बॉस का तो हमारे अलावा भी कोई दोस्त है, उन्होंने हमें बताया भी नहीं। फिर इसके बाद ये अपने एक टीचर के पास जाते हैं एडवाइस लेने के लिए। उन्हें कहते हैं कि कोई भी बंदा है जिससे हमें छुटकारा पाना है, हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो वो इन्हें बताता है कि तुम अगर ऐसा चाहते हो तो तुम्हें कार्टून करेक्टर की तरह एक्ट करना होगा। अजीब सी चीज़ें बताता है। तो ये भी कहते हैं कि ठीक है। तो ये भी ऐसे ही एक्ट करना शुरू कर देते हैं जैसे इनके पास कोई कार्टून करेक्टर है जिसके साथ ही रहते हैं। तो अभी ये बात ये डेमियन को भी बताते हैं कि टीचर ने हमें ऐसा करने के लिए बताया है। और डेमियन से पूछते हैं कि आपका वो दोस्त आखिर हो या कौन। तो डेमियन बताता है कि मेरा दोस्त नहीं है, वो बस मेरे बड़े भाई का क्लासमेट है, उसका कज़न है, तुम लोग ही हो मेरे इकलौते दोस्त। तो जो वो ये सुनकर तो खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डेमियन फिर से अपने ख्वाब में उसी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है प्रिंस वाले कपड़ों में, लेकिन उसके हाथ में अभी कुछ है भी, कॉन्टिनेंट वगैरह पहना हुआ है उसने हथियार। तो मॉन्स्टर से लड़ने के बजाय उसके साथ हाथ मिला लेता है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर बेकी भी आ चुकी है और डेमियन ने हाथ में कार्डबोर्ड से कोई चीज़ बनाकर पहनी हुई है, वहाँ से गॉन्टलेट से बना हुआ है हाथ में। बेकी भी कहती है कि ये क्या पहना हुआ है तुम, इसे उतार दो वरना कोई लड़की तुम्हारी तरफ नहीं देखी। तो वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ना देखे। तो भी वहाँ पर आन्या भी आ जाती है और दोनों लड़कों ने से घेरा हुआ है, वही प्रिंस और दूसरा लड़का। लेकिन आन्या उनकी कोई फिक्र नहीं करती। तभी उसकी नज़र पड़ती है डेमियन के उसी हाथ पर। तो कहती है कि ये क्या पहना हुआ है तुमने, ये कौन सा वेपन है, कितना कूल लग रहा है। तो वो कहता है कि ऑफकोर्स कूल तो होगा, ये तो इनविंसिबल भी है। और यही पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो मुझे खुशी होगी अगर आप इसे लाइक कर देंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनीमे या मांगा या मानुगा कवर करूँ तो उसे भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना।
तो भी सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, मैं गेमिंग चैनल बनाने का भी सोच रहा हूँ जिस पर मैं गेम वगैरह खेला करूँगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो भी बना दूँ तो मुझे उसके बारे में भी बता देना। तो मिलते हैं इस वाले वीडियो में। टिल द टेक बड़ी एंड बाय बाय।